Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 111 के आर कबीर रायचंद, आरती बुआ की बेटी। आज सबको बहुत बड़ा शौक लगा था। माफिया वर्ल्ड की सबसे दो पावरफुल लोगों को साथ देखकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। किंग और क्वीन जब तक साथ में है तब तक कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। डैनियल का तो गुस्से में बुरा हाल था। उसने तो सोचा था वो क्वीन को अपने साथ आने पर मजबूर कर देगा, और एक बार अगर क्वीन उसके साथ आ गई तो वो किंग को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद उसका जगह ले लेगा। पर अब तो वो किंग के साथ है, वो कैसे भी करके बस क्वीन को पाना चाहता था। क्वीन को देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा ही उसका दीवाना हो गया था। तभी एक गैंग मेंबर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, किंग क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों आपने हमारे कॉन्सेप्टमेंट को रोक रखा है? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सर्द हो गई। वो उस इंसान को अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, लगता है तुम रूल्स भूल रहे हो। मोक्ष की बात सुनकर वो इंसान चुप हो गया। उसे पता था कि उसने गलत लोगों से गलत कॉन्सेंटमेंट की डील किया है, और किंग का रूल था कि ड्रग्स और लड़कियों का अपनी बिजनेस में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ऐसा कोई नहीं था जिसे अंडरवर्ल्ड में किंग और क्वीन का डर नहीं था, पर वो सब अपने काम अपने तरीके से करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सारी कॉन्सेप्टमेंट बर्बाद हो जाए। वो गैंग मेंबर कुछ बिना बोले अपनी जगह पर बैठ गया। मीटिंग में बड़े बड़े वेपन डीलिंग और ज़ैड डायमंड की भी डीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहीं के आर बस एकटक ईशानी की आंखों को देखे जा रहा था। वहीं ये बात मोक्ष ने भी नोटिस कर लिया था, पर वो इस वक्त चुप था क्योंकि काफ़ी सालों से वो के आर को जानता था। उसे जितना के आर के बारे में पता था उस हिसाब से के आर ऐसा इंसान नहीं था, और ना ही वो कभी कोई गलत काम करता था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। मोक्ष ईशानी को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चला गया। वहीं डैनियल गुस्से में उन्हें घूरते हुए रजत के साथ वहां से चला गया। वहीं मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर बाहर जा रहा था। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, हेलो किंग। ये आवाज सुनकर मोक्ष के कदम रुक गए। वहीं ईशानी भी अपनी जगह पर रुक गई। तभी के आर आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसके पास बैठा हुआ दूसरा लड़का भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी ब्राइट आंखें मोक्ष और ईशानी के ऊपर टिकी हुई थी। के आर को अपने सामने खड़ा देख मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो अपनी इमोशनलेस लेजी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। ईशानी भी कंफ्यूजन से के आर को देख रही थी। इससे पहले के आर से उसका सामना नहीं हुआ था, पर जितना उसे पता था कि के आर कभी बिना वजह किसी से नहीं उलझता था, और ना ही ऐसा कोई इलीगल काम करता था जिस वजह से उसका सामना उससे होता। के आर ईशानी की तरफ देखकर बोला, तो आप है क्वीन, क्या हम कहीं पर बात कर सकते हैं? के आर की रिक्वेस्ट सुनकर ईशानी कंफ्यूज हो गई, पर उसे इस इंसान से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। आप क्या कहते हैं मिस्टर किंग उर्फ मिस्टर मोक्ष राजवंश? के आर ने मोक्ष को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई, पर मोक्ष को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। तो चारों वहां पर बने एक प्राइवेट रूम में चले गए। वहीं नकुल और जैकी और राघव बाहर रह गए। जैकी नकुल को देखते हुए बोला, अरे नकुल भाई, ये के आर क्या बात करना चाहता है हमारी बॉस से? मुझे तो उस पर डाउट हो रहा है। मेरे हॉल में मीटिंग के वक्त नोटिस किया था ये के आर और उसके साथ जो लड़का था वो दोनों ही बार बार हमारी बॉस की तरफ ही देख रही थी। उसकी बात सुनकर नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी राघव बोला, डोंट वरी, बॉस है ना लेडी बॉस के साथ, उन्हें पहले बात तो करने दो। उसकी बात सुनकर जैकी उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है जीजू? है तो क्या मैं अपनी ईशानी बॉस की फीका भी ना करूं? जैकी की बात सुनकर राघव हक्का बक्का रह गया। ये लड़का उसके हर बात को गलत वे में क्यों ले रहा है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि बॉस है तो वो लेडी बॉस को जरूर सेफ रखेंगे, और ये उस पर ही गुस्सा कर रहा है। राघव समझ गया कि इस लड़के से बात करना मतलब दीवार पर सिर मारना एक बराबर ही है। उसने अपने सिर झटका और फोन में देखते हुए बोला, मुझे किसी से बात करना है। इतना कहकर अपने फोन में देखते हुए वो दूसरी ओर चला गया। वहीं नकुल को बहुत हंसी आ रही थी राघव के बहाने पर, क्योंकि उसे पता था जैकी के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। वह प्राइवेटी रूम में मोक्ष सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया, और ईशानी की हाथ पकड़कर भी उसने अपने पास ही बैठा लिया।
के आर और उसके साथ खड़ा लड़का भी उनके सामने ही बैठ गए। ईशानी के आर की तरफ देखकर बोली, तो बोलिए मिस्टर के आर, आई मीन मिस्टर कबीर रायचंद। ईशानी की मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर कबीर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जब से उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था तब से कोई भी उसकी असली नाम नहीं जानता था और ही कोई जानता था कि वो कैसा दिखता है। इसलिए उसे हैरानी हो रही थी कि क्वीन को उसके नाम के बारे में कैसे पता। वो किंग मतलब मोक्ष के बारे में इसलिए जानता था क्योंकि मोक्ष के साथ उसने कई बार बिजनेस डील किया था, इसलिए उसे पता था कि मोक्ष ही किंग है। और मोक्ष भी ये बात अच्छे से जानता था कि वो कबीर रायचंद है। तो क्या मोक्ष ने ही ईशानी को इस बारे में बताया होगा? वहीं मोक्ष ने अपनी बेबी डॉल को देखकर मन ही मन सोचा, मेरी बेबी डॉल को सबके बारे में खबर रहती है। ईशानी को के आर का नाम इसलिए पता था क्योंकि यहाँ आने से पहले आज जो भी यहाँ आने वाले थे उसने नकुल को कहकर सबके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला था। पर के आर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने में नकुल को बहुत परेशानी हुई थी। तभी के आर ने अपने फेस से मास्क उतार दिया और अपनी ब्राइट क्लियर आंखों से ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, अब जब आपको पता है कि मैं कौन हूं तो इस मास्क की क्या जरूरत। कबीर की हैंडसम फेस शार्प फेशियल फीचर बहुत अट्रैक्टिव था। अगर ईशानी के जगह कोई और होता तो वो एक बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। वहीं उसके पास खड़ा लड़का हैरान हो गया कि उसका भाई किसी के सामने खुद को एक पोज कर रहा है। उसने कबीर के कान के पास जाकर धीरे से बोला, भाई क्या मैं भी अपना मास्क उतार दूं ताकि ये मेरी हैंडसम फेस को देख पाए। उसकी बात सुनकर कबीर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा तो वो लड़का अपने भाई की गुस्से भरी आंख देखकर चुप हो गया और नाराजगी से अपना मुंह फुला लिया। वहीं मोक्ष और ईशानी को भी उस लड़के की बात सुनाई दे रही थी। ईशानी को तो उसके बात सुनकर हंसी आ रही थी, उसे वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी कबीर बोला, क्वीन क्या आप अपने फेस से मास्क हटा सकती है? कबीर की बात सुनकर ईशानी चौंक गई। वहीं मोक्ष को गुस्सा आ गया, क्या ये लड़का मारना चाहता है जो ये उसकी बेबी डॉल को अपनी चेहरा दिखाने को बोल रहा है? ईशानी को अपने बात सुनकर हैरान और मोक्ष को इतने गुस्से में देखकर कबीर अपनी क्लियर आंखों से उन्हें देखते हुए बोला, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तभी उसके पास बैठा लड़का जो कोई और नहीं कबीर रायचंद का छोटा भाई अबीर रायचंद था, वो अपने फेस से मास्क हटाते हुए बोला, भाई आप क्वीन को क्यों देखना चाहते हैं? कहीं आपको वो अच्छी तो नहीं लगने लगी है? पर आप ऐसे कैसे मेरी होने वाली भाभी को रिप्लेस कर सकते हो? उसकी बात सुनकर कबीर उसे घूर कर देखते हुए बोला, शट अप। वहीं ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कबीर रायचंद उसकी चेहरा क्यों देखना चाहता है। वहीं मोक्ष को गुस्से में देखकर उसने मोक्ष की हाथ को पकड़ लिया और उसे ना में अपनी गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया। अपनी बेबी डॉल की इशारा को समझकर मोक्ष ने अपने गुस्से को दबा दिया। अगर इस वक्त कबीर रायचंद के जगह कोई और होता तो मोक्ष अब तक उसे शमशान पहुंचा चुका होता। ईशानी ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। ईशानी को देखते ही अबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं कबीर भी एक टक बस ईशानी को देखने लगा। साबिर थोड़ा जोर से बोला, भाई इनकी सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि इनका चेहरा भी कुछ कुछ डैड और दादी माँ से मिलता है ना? इतना कहकर वो अपनी आंखों में एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन लिए ईशानी को देखने और मन ही मन सोचना लगा, सच में क्वीन की असली चेहरा कितनी खूबसूरत और इनकी आंखें बिल्कुल कोल्ड। वहीं ईशानी को अबीर की बातें समझ नहीं आई कि ये उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तभी कबीर ईशानी को देखते हुए पूछा, क्या आप अपना पूरा नाम मुझे बता सकती है? उसका ये सवाल सुन ईशानी ने अपनी कोल्ड आंखों के साथ उसे देखते हुए बोली, ईशानी मेहरा। तभी कबीर कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या आपकी मोम की नेम आरती मेहरा है? उसके मुंह से आरती मेहरा नाम सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वहीं मोक्ष की आंखें भी छोटी हो गई। फिर भी ईशानी ने बिना किसी झिझक के बोली, यस मिस्टर रायचंद, उनका नाम आरती मेहरा है। तो क्या आप मेरे साथ यही बात करना चाहते थे? कबीर और अबीर ईशानी के मुंह से आरती मेहरा नाम सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। कबीर ने मन ही मन सोचा, तो मैंने जो सोचा था वो सच है, ये आरती बुआ जी की बेटी है। वहीं अबीर मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता, जितना मैंने सुना था उनकी बेटी की नाम तो प्रिया था ना। चैप्टर 112 अबीर की हरकतें, तुम हमारी बहन हो।
अबीर के साथ साथ कबीर भी थोड़ा कंफ्यूज था। भले ही कई सालों पहले उनकी फैमिली से उनका रिश्ता टूट गया था, पर जितना उसे याद था, उस लड़की का नाम प्रिया थी जो उनकी बुआ की बेटी थी, और वो तो उसे एक बार देख भी था बचपन के, वो इतनी खूबसूरत भी तो नहीं थी। वहीं ईशानी भी आपने आंखें छोटी किए उन दोनों भाई को देख रही थी। अबीर तो कभी आपने भाई को देखता तो कभी ईशानी को। कबीर मन ही मन सोच रहा था, क्या एक नाम की दो इंसान होंगे या फिर ये सच में आरती बुआ जी की ही बेटी है। पर अगर ऐसा है भी कि एक आरती मेहरा नाम की दो इंसान हो, पर ईशानी की आंखें और फेशियल फीचर तो बिल्कुल उसकी दादी माँ और डैड से मिलती है, ये बात तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना। कबीर आगे कुछ पूछता उससे पहले अबीर खुशी से झूमते हुए जाकर ईशानी के पास बैठकर उसकी दूसरे हाथ को पकड़ लिया। वहीं अबीर को ईशानी की हाथ पकड़ते हुए देखकर मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं ईशानी जिसको किसी की भी हाथ पकड़ना पसंद नहीं था, पर अबीर की उसकी हाथ पकड़ने के बाद भी उसे कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही थी, पर वो अपनी आंखें छोटी करके अबीर को घूरने लगी। वहीं उसे मोक्ष के गुस्से का भी अंदाजा हो रहा था। वो अपनी पकड़ मोक्ष की हाथ पर कसते हुए अबीर को देखते हुए कुछ बोलती, उससे पहले अबीर जिसे ईशानी और मोक्ष के इस तरह घूरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो ये जानकर कि ईशानी उसकी बहन है, खुशी और एक्साइटमेंट से झूम रहा था। वो उसी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ ईशानी को प्यार से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम मेरी बहन हो, आरती बुआ जी की बेटी, तभी तो तुम इतनी खूबसूरत हो, और देखो तो तुम्हारी आंखें भी दादी माँ और डैड की तरह बिल्कुल ग्रे है। तू कितनी क्यूट हो मेरी प्यारी सी सिस्टर, तुम बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लग रही हो। मुझे तो हमेशा से बहन चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी परी जैसी। पर मेरी कोई बहन नहीं थी, और जितनी बार भी मैं तुमसे मिलने को कहता था तो डैड मना कर देते थे। इतना कहकर वो उदास हो गया जैसे किसी ने उसकी फेवरेट टॉय छीन लिया हो और वो बहुत दुखी हो। वहीं ईशानी तो उसकी नॉनस्टॉप बातें सुनकर हैरान था। वहीं मोक्ष भी अपनी आंखें छोटी करके अबीर को ही घूरे जा रहा था। वहीं कबीर ने तो आपने बेवकूफ़ भाई की बातें सुनकर अपना सिर ही पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका ये भाई हमेशा हर चीज़ के लिए इतना उतावला क्यों रहता है। अभी तक तो कंफर्म भी नहीं हुआ है कि यही लड़की उनकी बुआ की बेटी है, और उससे पहले ही उसके भाई ने अपनी बहन पुराण लेकर बैठ गया। तभी अबीर फिर से खुशी से चहकते हुए बोला, पर अब तो तुम मेरे साथ रहेगी ना। फिर उसकी गाल को खींचते हुए बोला, कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल डॉल की तरह। फिर उसकी बलों में हाथ फेरते हुए बोला, सच में मेरी प्यारी बहन तुम कितनी मासूम हो। पर डोंट वरी, तुम्हारा ये भाई है ना, आज से मैं तुम्हारी ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। वहीं ईशानी जिसे किसी का टच करना पसंद नहीं था, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो हैरानी से अबीर को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़का क्या बोले जा रहा है। उसे पता है ना कि वो पूरे अंडरवर्ल्ड में राज करने वाली माफिया क्वीन है, तो फिर उसे उसकी प्रोटेक्शन की भला क्या ज़रूरत है। पर वो चाहकर भी अबीर को कुछ बोल नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों उसकी छुअन से ईशानी को कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि उसे अबीर से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी। और तो और अबीर इतनी खुशी और अपनेपन से उसे बहन बोल रहा था कि ईशानी छह कर भी उसे रोक भी नहीं पा रही थी। तभी कबीर ने अबीर को पीछे खींच लिया और उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम उसे डरा दोगे। आपने भाई की बात सुनकर अबीर नाराज हो गया। वो अपने भाई से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मैं कहाँ उसे डरा रहा हूँ, वो तो मेरी प्यारी बहन है ना, और मैं कितनी क्यूट और मासूम भी तो हूँ। भला मुझे देखकर मेरी बहन क्यों डरेगी, उल्टा वो तो आपको देखकर डर जाएगी, क्योंकि आप ही हो जो सबको डेविल की तरह गुस्से में घंटे हो। वहीं ईशानी के साथ मोक्ष भी हैरान था। अबीर की बातों से तो वो पहले से ही हैरान थे, पर कबीर ने जब बोला कि अबीर ईशानी को डरा देगा, तब तो वो दोनों और भी हैरान हो गए। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कोई भी आकर उसे डरा देगा। अबीर फिर से ईशानी के पास बैठते हुए बोला, क्यों, मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी बहन, मैं तो बहुत प्यारा हूँ, तुम अपने भाई को देख क्यों डरोगी। इतना कहकर वो अपनी आंखों को मासूमियत से झपकाने लगा। ईशानी को आज पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि अबीर बड़ी मासूमियत से उससे बात कर रहा था। तभी मोक्ष, जो अब तक ईशानी की वजह से कामों था,
जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ईशानी को और भी अपने पास खींच लिया और अबीर की हाथ को ईशानी की हाथ से छुड़ाकर झटकते हुए बोला, आपने हाथ को मेरी बीबी से दूर रखो। अबीर तो पहले मोक्ष के उस तरह खुद की बहन से दूर करके हाथ झटकने से गुस्सा आ गया, पर मोक्ष के मुंह आपने अभी मिली हुई बहन के लिए बीबी सुनकर वो हैरान हो गया। वहीं मोक्ष की बात सुनकर तो कबीर भी हैरान हो गया। क्या ये दोनों सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हस्बैंड वाइफ है? अबीर चिल्लाते हुए बोला, क्या मेरी बहन की शादी हो गई है? फिर ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मिस्टर मोक्ष राजवंश ने तुमसे जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल करके शादी किया है? बताओ मुझे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं इन्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा। इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। वहीं उसके इस तरह से देखने मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी वो अपनी लेजी और कोल्ड आंखों से कबीर की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारा भाई यहाँ से सही सलामत बाहर जाना नहीं चाहता है। उसकी बात सुनकर कबीर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहीं अबीर गुस्से और नाराजगी से मोक्ष को देखते हुए बोला, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। एक तो आपने मेरी भोली भाली मासूम बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लिया, और अब मुझे धमकी दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों हैरान हो गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा, मासूम और मेरी बेबी डॉल। उसे 2 साल पहले की रात याद आ गई जब उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। तब ईशानी ने 100 के आसपास के गुंडों को अकेले ही मार गिराया। उसे तो अबीर पर हंसी आ रही थी। वहीं यही बात ईशानी भी सोच रही थी कि वो किस एंगल से इस लड़के को मासूम और भोली भाली लग रही है। तभी कबीर ने अबीर को पीछे खींच लिया। फिर वो ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, आप मेहरा फैमिली की बेटी है, मतलब सुकेत मेहरा और आरती मेहरा की बेटी। कबीर बास एक और बार कंफर्म हो जाना चाहता था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे तो उसे पता था कि इन दिनों का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, और ये मिस्टर मेहरा और मिसेस मेहरा को भी जन है, तो इसका मतलब तो यही है कि अबीर की बात सच है, और हो सकता है ये दोनों उसके रिलेटिव हो। पर इनके बारे में तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और ना ही उसने आरती मेहरा की फैमिली के बारे में कुछ सुना था। उसने पिछले जन्म में भी कभी अपने बायोलॉजिकल माँ की फैमिली के बारे में नहीं सुना था। वहीं कबीर और अबीर तो ईशानी की हाँ सुनकर खुश हो गए। दोनों को ईशानी को देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कबीर की एरोगेंट चेहरे पर ईशानी की बात सुनकर एक स्माइल आ गई। इसका मतलब उसने जो सोचा था बिल्कुल सच है, ये उसकी बहन ही है। ईशानी चुपचाप अपनी कोल्ड पर्सनैलिटी के साथ बैठी उन दोनों भाइयों को देख रही थी। वहीं मोक्ष भी समझ गया था कि शायद ये लोग ईशानी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं। तभी कबीर ईशानी की असमंजस वाले चेहरे को देखकर बोला, शायद तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा। तुम्हारी मोम रायचंद फैमिली की बेटी है, हमारी बुआ, तो इस हिसाब से तुम हमारी बहन हो। ये कहते हुए उसने ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेर लिया। वहीं ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये दोनों भाई बार बार उसकी बाल को सहला रहे हैं। वहीं अबीर भी खुशी से बोला, मुझे तो तुम्हारी आंखें देखकर ही लग रहा था कि तुम मेरी अपनी हो। इतना कहकर जैसी ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाया ईशानी की सर को सहलाने के लिए, उससे पहले कि उसके हाथ ईशानी की बालों में लगते, मोक्ष ने गुस्से में उसकी हाथ को पकड़कर झटक दिया और गुस्से से अपनी कोल्ड आंखों से उसकी तरफ देखकर बोला, अपना ये हाथ मेरी बीबी से दूर रखो, वरना अगली बार ये नीचे पड़ा मिले। मोक्ष की बात सुनकर एक पल के लिए अबीर डर गया। फिर मोक्ष को देखकर गुस्से और नाराजगी से बोला, और मुझे अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहने वाले तुम होते कौन हो? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। वो इस लड़के को अभी इसी वक्त बाहर फेंक देना चाहता था। वहीं मोक्ष को खुद को घूरते हुए देखकर अबीर ने उससे नजरें फेर लिया। तभी उसे याद आया कि ये ईशानी की हस्बैंड है। इसका मतलब मोक्ष राजवंश, जो डेविल और क्रूएल किंग के नाम से जाना जाता है, वो अब उसका जीजा है। ये सोचते हुए वो लाचारगी से ईशानी की तरफ देखने लगा। बड़ी ईशानी कबीर की तरफ देखकर बोली, हो सकता है आप जो कह रहे हो वो सच हो मिस्टर रायचंद। आरती मेहरा आपकी बुआ हो सकती है, और आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरी मेहरा फैमिली में मेरी दादा दादी के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ईशानी की बात सुनकर दो भाई हैरान हो गए।
इसका क्या मतलब है कि ईशानी का मेहरा फैमिली से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में समीर अभी तक सोया नहीं था। उसे ईशानी की चिंता हो रही थी, उसे अपने गार्ड्स पर भी गुस्सा आ रहा था। वहीं उसके मन में एक और बात भी चल रही थी कि क्वीन के गार्ड्स ने उसके गार्ड्स को क्यों रोका। क्या वो लोग उसकी बहन के पीछे पड़े हैं या फिर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है। अगर वो उसकी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हो तब तो अच्छी बात है। वहीं सुकेत जी और आरती जी के कमरे में, जैसे सुकेत जी स्टडी रूम से बाहर आए, उन्होंने आरती जी को देख जो कमरे में इधर उधर हो रहे थे। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? सुकेत जी ने उनके पास आकर पूछा। आरती जी सुकेत जी को देख बोली, मैं ईशानी के बारे में सोच रही हूँ। वो कितनी सक्सेसफुल है, मुझे उस बात की खुशी है, पर वो बहुत बदल गई है इन सालों में। मैं मानती हूँ कि हम सब की गलत है, हम सब ने बहुत बड़ी गलती किया है। प्रिया की ख्याल रखते रखते हम ये भूल ही गए कि ईशानी हमारी खुद की बेटी है, हमारी अंश, हमारा खून। क्या वो एक मौका नहीं दे सकती हम सबको? ये कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। सुकेत जी ने आरती जी को बेड पर बिठाते हुए बोले, ये हमारे कर्मों का फल है जो अभी हमें मिल रही है। जब वो यहाँ अपने मन में ढेर सारा प्यार लिए हमारे पास आई थी तब हम सब ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। और अब उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके दिल में हम सब के लिए कोई प्यार बचा है। पर आपने भी तो अभी तक उसे मनाने की कोशिश नहीं किया। इतना कहकर सुकेत जी रुक गए, क्योंकि वो जानते थे कि ईशानी अब उनसे नफरत करती है। वहीं प्रिया जो उनकी रूम की बह खड़ी थी, वो अपने मोम डैड की बातें सुनकर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो तो यहाँ अपने मोम और डैड से बात करने आई थी। वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके ये जताना चाहती थी कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। पर यहाँ तो उसके मोम डैड भी उसके दर्शित भाई की तरह सिर्फ ईशानी के बारे में ही सोच रहे हैं। तो फिर उसका क्या? इतने सालों से जो सबका उसके लिए पिया था, क्या वो इतनी जल्दी खत्म हो गया? पहले जब ईशानी इस घर में आई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब भी तो वो सबके लिए उनकी इकलौती प्रिंसेस थी। तो फिर इस बार क्यों ये लोग सिर्फ ईशानी नाम की माला जप रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी फैमिली फिर से उसकी केयर करने लगे। चैप्टर 113, ईशानी और मोक्ष का रोमांस। ईशानी की मजाक भरी बातें। प्रिया इतने गुस्से में थी कि अपने आसपास जो भी चीजें थी वो पागलों की तरह उन सबको इधर उधर फेंकने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर और अबीर ईशानी की बात सुनकर हैरान था, और मोक्ष ने भी उन्हें सारी बातें बता दिया था। कबीर और अबीर दोनों ये जानकर हैरान थे कि प्रिया उस फैमिली की असली बेटी नहीं है, बल्कि ईशानी उस घर की असली बेटी है। उन्हें इस बात के लिए दुख भी हो रहा था कि कैसे ईशानी इतने सालों तक अनाथ आश्रम में रही, कैसे वो बिना फैमिली, बिना माँ बाप के बड़ी हुई। उन्हें मेहरा फैमिली पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे कोई फैमिली खुद की बेटी को ही अपनाने से मना कर सकती है, जबकि ईशानी ने बचपन से उनकी गलती के वजह से इतना सब सहा। उन्हें तो ईशानी के आने के बाद उसे लाड प्यार देना चाहिए था, अपनी पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए था, पर उन लोगों ने तो उसे अपनाने से ही मना कर दिया। उन्हें अब कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि क्यों ईशानी उन्हें अपना परिवार नहीं मानती। भला जो उसे अपनाने से मना कर दे वो उन्हें अपना परिवार क्यों मानेगी? अगर पहले उन्हें ईशानी के बारे में पता होता तो वो उसे मेहरा फैमिली में जाने ही नहीं देते, बल्कि वो उसे अपने घर में रायचंद मैंशन में रखते। पर बहुत सालों से वो आरती जी के बारे में कोई भी खबर नहीं रखते थे। जब आरती जी ने सुकेत जी से लव मैरिज किया था तब से कबीर की दादाजी प्रवीण रायचंद ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें सुकेत जी पसंद नहीं थे और उन्होंने ने अपने दोस्त से वादा भी कर दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करेंगे। पर कबीर जी की डैड शेखर रायचंद अपनी इकलौती बहन से रिश्ता खत्म नहीं कर पाए थे, इसलिए शेखर जी कभी कभी आरती जी से मिल लिया करते थे। तब बहुत साल हो चुकी थी, तब तो प्रिया भी 5-6 साल की हो चुकी थी। पर जब इस बारे में प्रवीण जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए थे, पर आरती जी की बच्चों को देखकर उनका गुस्सा भी थोड़ा कम होने लगा था। पर बिजनेस और अंडरवर्ल्ड की प्रॉब्लम में फंस कर उन्हें पूरी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। उसके बाद से उनका आरती जी की फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था।
पर कबीर और अबीर ने आरती जी के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को फोटो को देखा था, और इंडिया आने के बाद उन्होंने उनके बारे इन्वेस्टिगेशन भी किया था, और तब उन्हें सब कुछ पता चल गया था। पर प्रवीण जी के ऊपर उनके दुश्मनों की अटैक की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग उनसे मिलने की कोशिश नहीं किया था कभी आए। पर ईशानी को देखते ही उससे उन्हें एक जुड़ाव महसूस हो रहा था, पर उन्हें इस बात को सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि मेहरा फैमिली अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी ईशानी दोनों को देखकर बोली, मुझे लगता है अब आप सब कुछ जान चुके हैं तो हमें अभी जाना चाहिए। इतना कहकर ईशानी मोक्ष के साथ वहां से चली गई। कबीर और अबीर भी ईशानी और मोक्ष के पीछे पीछे चले गए। बाहर जैकी, नकुल और राघव अभी भी इंतजार कर रहे थे। मोक्ष और ईशानी की आने के बाद वो तीनों भी उनके साथ चले गए। कबीर और अबीर दोनों मोक्ष और ईशानी को जाते हुए देख रहे थे। उनकी कार वहां से जाने के बाद कबीर और अबीर दोनों भी वहां से चले गए। कार में बैठने के बाद अबीर गुस्से से बोला, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन को उन लोगों ने इतना परेशान किया है। अगर वो हमारी बुआ नहीं होती तो मैं उन्हें और बाकी फैमिली को इतनी खतरनाक पनिशमेंट देता कि वो 7 जन्मों तक याद रखते। उसे इतने गुस्से में देखकर कबीर बोला, रिलैक्स, पहले हमें इस बारे डैड और दादाजी को बताना चाहिए। आपने भाई की बात अबीर को भी सही लगा तो उसने हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप बैठ गया। वहीं मोक्ष और ईशानी कार में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। मोक्ष ईशानी को भूखे भेड़िए की तरह चूमे जा रहा था। वो कभी उसकी अपर लिप तो कभी लोअर लिप को सक कर रहा था। उसके हाथ सेंशुअल तरीके से ईशानी की बॉडी पर चल रहे थे। वहीं ईशानी की एक हाथ मोक्ष की बालों में चल रहे थे और दूसरे हाथ मोक्ष की पीठ पर चल रहे थे। जब ईशानी की सांस उखड़ने लगी तो मोक्ष ने ना चाहते हुए भी ईशानी को छोड़ा तो ईशानी गहरी सांस लेने लगी। ईशानी की गहरी गहरी सांस लेने की वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जो मोक्ष के अंदर ईशानी को पा लेने की इच्छा को और भी बढ़ा रहा था। मोक्ष नीचे झुककर ईशानी की गोरी गर्दन और कोलर बोन पर टूट पड़ा। वो बार बार ईशानी की गर्दन पर किस के साथ साथ सक कर रहा था। धीरे धीरे मोक्ष का किस बाइट में बदल गया था। वहीं ईशानी को तो अपने अंदर तितलियों नाचती हुई महसूस हो रही थी। उसने मोक्ष की बाल को अपने मुट्ठी में भर लिया। मोक्ष धीरे धीरे ईशानी की उभारों को अपने हाथों में भरकर सहलाने लगा। तभी दोनों की खूबसूरत पलों को डिस्टर्ब करने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मोक्ष को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका ईशानी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो लोग मेहरा मैंशन के पास पहुंच गए थे। मोक्ष ने ईशानी की बाल और ड्रेस को ठीक किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा बीबी, हमारे हनीमून के लिए। उसकी बात सुनकर ईशानी की गाल शर्म से लाल हो गई। उसकी शर्म से लाल गाल को देखकर मोक्ष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने ईशानी की गाल को प्यार से चूम लिया। थोड़ी देर बाद ईशानी अंदर चली गई। वहीं समीर, जिसे ईशानी ठीक होगी या नहीं सोचकर नींद में आ रही थी, वो अपने बालकनी लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था। पर जैसे ही उसकी नज़र मोक्ष की कार से उतर रही ईशानी पर पड़ी, वो रिलैक्स हो गया। वो ईशानी से पूछना तो चाहता था कि वो रात को कहाँ गई थी, पर अभी वह रात हो गई थी, कल सुबह पूछेगा सोचकर वो रूम में चला गया। सुबह का वक्त, सब हॉल में मौजूद थे। तभी ईशानी और उसके चारों दोस्त भी नीचे आ गए। सामी ने जैसे ही ईशानी को देखा वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास चला गया। समीर को अपने सामने खड़े देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। तभी समीर शांत भाव से बोला, ईशानी, कल रात तुम कहाँ गई थी इतनी देर तक? अगर तुम्हें ऑफिस में काम था तो तुम दिन में भी तो जा सकती थी ना, इतनी रात को काम करना क्या जरूरी है? बाहर तुम्हारी दुश्मन भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसकी बात सुनकर ईशानी को कल रात की बात याद आई। जैकी ने उसे बोला था गार्ड्स ने कुछ बॉडीगार्ड्स को रोका है, तो क्या वो बॉडीगार्ड समीर ने उसके पीछे भेजा था? वहीं बाकी घरवाले भी समीर की बातें सुनकर कंसर्न से ईशानी की तरफ देख रहे थे। वहीं रिहान और अयान भी सोच रहे थे इसी बारे में, क्या समीर भाई ने भी कल ईशानी को रात को बाहर जाते हुए देख था। दर्शित भी ईशानी को अपनी कंसर्न भरी आंखों से देख रहा था। वहीं आरती जी और सुकेत जी भी ईशानी के उत्तर देने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी कुछ तभी दादाजी बोले,
उसके पास खुद के बॉडीगार्ड्स है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किसी ऑफिस के काम से गई होगी, और उसने कल मुझे बताया भी था कि वो कहीं जाने वाली है। उनकी बात सुनकर सुकेत जी बोले, पर पापा आपको ईशानी को रोकना चाहिए था, पर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं ना बिजनेस की दुनिया में उसकी कितने दुश्मन होंगे, इतनी रात को बाहर जाना तो सेफ नहीं है ना। उन्हें टोकते हुए ईशानी एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर मेहरा आपको मेरी दुश्मनों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। और आपका ये दिखावे वाली केयर आप मुझ पर वेस्ट मत कीजिए। आपको अपनी मोम की गुड़िया मतलब अपनी प्यारी बेटी प्रिया की चिंता करना चाहिए, मेरी नहीं। फिर समीर की तरफ देखकर बोली, और आप मिस्टर समीर आपको भी मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेफ हूँ या नहीं ये देखने के लिए मेरे आपने है, इसलिए मुझे गैरों की कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ईशानी की बात सुनकर सुकेत दिल में एक दर्द सा हुआ कि उनकी बेटी अब उनसे इतनी दूर हो गई है कि उनकी जेन्युइन कंसर्न को भी वो दिखावा ही समझ रही है। ऐसे ये सही भी था जब पहले वो ईशानी को खुद से दूर कर रहे थे, उसके लिए कभी चिंता नहीं करते थे, तो अब भला ईशानी उनकी कंसर्न को सच क्यों ही मानेगी। वहीं समीर को भी ईशानी के मुंह से फिर से आपने लिए गैर शब्द सुनकर दर्द हुआ। वो जानता था उसे उसकी गलती की माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, पर क्या उसकी खुद की बहन फिर से एक बार कभी भी उसे भाई नहीं बोलेगी पहले की तरह? ये सवाल उसकी दिल को कचोट रहा था। दर्शित, रेहान और अयान के मन में भी यही सवाल चल रहा था कि क्या ईशानी उन्हें कभी फिर से पहले की तरह भाई नहीं बोलेगी। आरती जी की आंखें ईशानी की बातें सुन नाम हो गई थीं। उसने सुकेत जी को देख जो बहुत मायूस लग रहे थे। दादा और दादी माँ को अपने बेटे को इतना उदास देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये उनका कर्म का फल था। अगर उनके बेटे बहू पोते वक्त रहते इस बात को समझ जाते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं अपने फैमिली को ईशानी के लिए इतना कंसर्न होता देख प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी तुम डैड और भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो तो तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न है इसलिए तुमसे पूछ रहे थे। मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, पर मैं चुप नहीं रह पाई। तुम चाहे कुछ भी क्यों, तुम इस घर की बेटी हो और डैड और भाई दोनों तुम्हारे अपने हैं, तुम इस बात को कैसे मना कर सकती हो? तुम उनके साथ गैरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर और उसकी ऐसी बनने की एक्टिंग देखकर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं ईशानी की चारों दोस्त को प्रिया की ये झूठी मासूमियत देखकर गुस्सा भी आ रहा था और बोरियत भी महसूस हो रही थी। ईशानी उसकी तरफ देखकर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोली, मिस प्रिया मेहरा, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचती है, या आया तुम्हें मेरी पहले की कही हुई बात शायद याद ना हो। मेरे दादा दादी के अलावा मेरा इस घर में किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है, और जितना मुझे याद है इस घर की बेटी तो आप हैं ना मिस प्रिया, वो भी इकलौती प्रिंसेस। इतना कहकर वो किसी को बिना देखे वहां से बाहर चली गई। वहीं उसके पीछे पीछे उसकी चारों दोस्त भी चले गए। वहीं ईशानी की बातें सुनकर सबका दिल डूब रहा था। सबको अपने किए का पछतावा रहा था कि क्यों उन लोगों ने ईशानी को उस वक्त इग्नोर किया। तभी दादाजी उन सबको देखते हुए बोले, मैंने उस वक्त तुम सब से बोला था कि वक्त रहते संभल जाओ वरना कहीं देर ना हो जाए, और अपनी बच्ची को अपना कर प्यार देने की कोशिश करो, पर उस वक्त तो तुम सबको अपनी इस गोद ली हुई बेटी प्रिया की पड़ी थी ना, अब भुगतो। इतना कहकर दादाजी चले गए, डैड माँ भी उनके पीछे चली गई। वहीं बार बार गोद ली हुई बैट सुनकर और आपने इतना इंसल्ट होता देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी मुठिया कसी हुई थी। वो रोने की नाटक करते हुए बोली, सारी गलती मेरी है, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ से चली जाना चाहिए था। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई। पर किसी का भी मूड इस वक्त प्रिया के पास जाकर उसे समझाने का नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा विला जिसके बाहर रायचंद मैंशन लिखा हुआ था। विला के हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। क्या तुम सच कह रहे हो वो आरती दीदी की बेटी थी? तुम दोनों उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? एक मिडिल एज की औरत एक्साइटमेंट में अपने सामने बैठे दोनों लड़कों को देखकर कह रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कबीर और अबीर की मोम नीलिमा रायचंद थी। बाकी सब भी उनके पास ही बैठे थे और खुद और एक्साइटमेंट के साथ कबीर और अबीर की तरफ देख रहे थे।
वहीं उन्हें इतनी एक्साइटेड देखकर अबीर थोड़ा मई होकर बोला, पर शायद वो हमारे साथ नहीं आती मोम। फिर ईशानी को याद करके स्माइल करके बोला, पता है मोम, डैड, उसकी फेशियली फीचर्स ज़्यादातर दादी माँ से मिलती है। और उसकी आंखें तो बिल्कुल दादी माँ और डैड की तरह ग्रे है, वो बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखती है। उसकी बात सुनकर उसकी दादी माँ रेणुका रायचंद और डैड शेखर जी की होंठों पर स्माइल आ गई। चैप्टर 114, ईशानी से मिलने की बात, आरती जी और सुकेत जी का रोना। वहीं दादाजी भी मन ही मन अपनी नातिन के बारे में सुनकर खुश हो रहे थे, पर आपने 6 पर शो नहीं होने दे रहे थे। तभी नीलिमा जी बोली, और बताओ मेरी भांजी के बारे में, के मिले और कहाँ मिले तुम लोग हमारी गुड़िया से। नीलिमा जी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो हमें से ही एक प्यारी सी बेटी चाहती थी। पर जब अबीर हुआ तब कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो आगे कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। इस वजह से उनकी एक बेटी की चाहत दिल में ही रह गई, और इस बारे में फैमिली में सबको पता था। नीलिमा जी तो अपनी ननद मतलब आरती जी की बेटी से मिलना चाहती थी, उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करना चाहती थी, पर तब तक वो इंडिया से बाहर चले गए थे। वहीं दादी माँ, दादाजी और शेखर जी भी उनकी जवाब का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी जानना था कि ये दोनों आरती की बेट से कैसे और कहाँ मिले। वहीं सबको इतना एक्साइटेड देखकर कबीर और अबीर दोनों ने एक 10 को देख, वहीं अबीर की आंखों में मोक्ष और ईशानी की कही हुई बातों के बारे में सोचकर उदासी आ गई कि मेहरा फैमिली ने और उसकी बुआ जी ने ईशानी जैसी प्यारी बेटी को इतना दर्द दिया और अपनाने से मना कर दिया। कबीर जो हमेशा कोल्ड और एरोगेंट रहता था, उसकी आंखों में भी एक उदासी आ गई। उसे भी अपनी छोटी सी बहन के बारे में सोचकर दुख हो रहा था। उन दोनों को चुप देखकर और अबीर को इतना उदास देखकर दादी माँ बोली, क्या बात है, क्या तुम दोनों हमारी प्यारी सी नातिन को पसंद नहीं आए? क्या उसने तुमसे बात नहीं किया? अब बता भी दो। उनकी बात सुनकर अबीर ने वो सब कुछ बता दिया ईशान के बारे में, जो उसे पता चला था कि कैसे ईशानी जन्म होते ही हॉस्पिटल में प्रिया के साथ बदल गई थी, कैसे जो लोग उसे अपने साथ ले गए ईशानी को 1 साल होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, और कि वो 15 सालों तक अनाथ आश्रम में रहकर बड़ी हुई, और कि जब सबको पता चला प्रिया उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, तो रविकांत जी ईशानी को ढूंढकर घर ले आए। फिर उसके बाद सबने कैसे ईशानी को ट्रीट किया, सब कुछ उसने सबको बता दिया। वैसे भी छुपाने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। वहीं अबीर से ईशानी के बारे में सारी बातें जानकर सबकी आंखें नम हो गई थी कि कैसे खुद की ही इतनी छोटी सी बच्ची कोई इतना परेशान कर सकता है और अपनाने से मना कर सकता है। सबको तो अब मेहरा फैमिली और आरती जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी दादाजी, जो हमेशा गुस्से में एरोगेंस में रहने वाले इंसान थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी कि उनकी इकलौती नातिन ने क्या कुछ सह है। मेहरा फैमिली में आकर प्रवीण जी गुस्से से जोर से टेबल पर आपने हाथ मारकर बोले, मुझे पता था ये लड़की कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी सही फैसला नहीं ले सकती, इसलिए इसकी ऐसी घमंड और हमेशा गलत डिसीजन लेने की वजह से ही मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। दादी माँ भी उदासी और गुस्से की मिले जुले भाव के साथ बोली, पर देखो तो वो अभी भी नहीं सुधरी है, आज भी वो गलत डिसीजन ही ले रही है। भला कोई अपनी खुद की ही बेटी को अपनाने से मना कर कैसे कर सकता है और उसे इतना दर्द कैसे दे सकता है? मुझे तो अब उसे अपनी बेटी कहने पर भी शर्म आ रही है। पता नहीं अपनी गलती से ये कुछ सीखती क्यों नहीं है। आपने माँ पापा को इतने गुस्से में देखकर नीलिमा जी और शेखर जी उन्हें शांत कराने लगे। पापा माँ आप शांत हो जाए, हम हमारी बच्ची से मिलने जाएंगे, तब हम उनसे बात कर लेंगे। आप बीमार है तो आप इतने हाइपर मत होइए। नीलिमा जी भी रेणुका जी को शांत करते हुए बोली, जो प्यार उसे उस घर में नहीं मिला है, हम उसे वो प्यार देंगे, देखना हमारी बच्ची हमें जरूर अपनाएगी। उन दोनों की समझाने से प्रवीण जी और रेणुका जी थोड़ा शांत हो गए। तभी कबीर बोला, हम सब आज शाम को मेहरा मैंशन जाएंगे ईशानी से मिलने। उसकी बात सुनकर अबीर खुशी से बोला, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से आपने डॉल से मिलने के लिए। वो कितनी क्यूट, प्यारी, मासूम और अंडरस्टैंडिंग है। अबीर ने ईशानी के लिए जितने क्यूट वर्ड था सब इस्तेमाल कर लिया। वहीं कबीर ने मन ही मन सोचा, मासूम, वो प्यारी और क्यूट है पर मासूम नहीं है। तभी नीलिमा जी बोली, क्या उसकी फ़ोटो लाई हो तुम? और भी बताओ मुझे मेरी भांजी के बारे में, मुझसे तो उससे मिलने का वेट ही नहीं हो रहा है। उनकी बात सुन अबीर बोला,
वो बहुत। उसने इतना ही बोला था, आगे वो फिर से ईशानी क्यूट पुराण शुरू करता कि तभी कबीर ने उसकी बात को बीच में काट कर बोला, आप जब उससे मिलेंगी तो अच्छे से जान जाएगी उसे। और हाँ, वो क्यूट और प्यारी सिर्फ देखने में है, पर मासूम वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पता है? इतना कहकर उसने अपने होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल ले आया। बाकी सब कबीर की बात सुनकर कंफ्यूजन थे, आगे उसकी बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी कबीर उन सबके सिर पर बम फोड़ते हुए बोला, क्योंकि वो 21-22 साल की उम्र में ही अंडरवर्ल्ड पर राज कर रही है। माफिया क्वीन है वो, जिसकी नाम से ही पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मच जाता है। वो नाम है वो। कबीर की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। दादाजी और दादी माँ तो एक दूसरे को देख रहे थे, वहीं नीलिमा जी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। शेखर जी हैरान तो थे, पर ईशानी माफिया क्वीन है जानकर उनकी आंखों में गर्व भरी चमक दिखाई दे रही थी। तभी नीलिमा जी अपने होश में आकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं तुम मेरी बच के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? उनकी बात सुनकर कबीर ने अपने कंधे उछलिए, उसका मतलब ये सच था। तभी दादी माँ बोली, पक्का इसके अंदर हम सब की क्वालिटीज ही आई है। लगता है वो बिल्कुल अपने नाना, मामा और भाइयों पर गई है। उनकी बात सुनकर सब ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। प्रवीण जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अब वो इतने पावरफुल है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। वो बिल्कुल मेरी तरह है, आखिर मेरी नातिन जो है तो हम सब की क्वालिटीज उसके अंदर आएगी ही ना। उनकी बातों से देखा जी सहमत होते हुए बोले, सही कहा आपने डैड, हमारी बच्ची बिल्कुल हमारे जैसा है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अब उसे मेहरा फैमिली की कोई अब जरूरत नहीं है। तभी अबीर को कुछ याद आया तो वो मायूस होकर बोला, पर एक बात और है दादाजी एंड डैड, हमारी प्यारी सी बहन मोक्ष राजवंश द डेविल से प्यार करती है, और मोक्ष ने तो ये भी कहा कि उसका ईशानी से शादी हो चुकी है। उसकी बात सुनकर फिर से सब हैरा हो गए। क्या उनकी अभी अभी मिली हुई गुड़िया ने ऑलरेडी अपने जीवन साथी चुन चुकी है? शेखर जी बोले, जितना मैं मोक्ष को जानता हूँ वो बहुत खतरनाक है, पर वो लड़कियों को अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसका मतलब वो हमारी भांजी को कभी धोखा नहीं देगा। और हमारी बच्ची भी तो माफिया क्वीन है, उसने कुछ सोच समझकर ही मोक्ष राजवंश को चुना होगा। तभी नीलिमा जी बोली, ये सब बात हम बाद में करेंगे, अभी हमें उसके लिए गिफ्ट तैयार करना चाहिए। हम इतने सालों में उसे पहली बार मिलने जाएंगे तो हमें उसे बहुत कुछ गिफ्ट देना चाहिए। उनकी बात सुनकर बाकी सब ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में ईशानी की जाने के बाद प्रिया भी टोन का नाटक करके अपने रूम में चली गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बर्थडे वाले दिन जो प्लान किया था वो फ्लॉप हो गया था, इसलिए उसने कुछ गुंडों से कांटेक्ट किया था ताकि वो ईशानी को सबक सिखा सके, पर अभी तक उन गुंडों का कोई आता पता नहीं था। जब से जैकी न बोलो था कि ईशानी जी कॉर्पोरेशन की ऑनर है, तब से प्रिया को डर लग रहा था कि कहीं वो गुंडे पकड़े ना जाए, पर वो रिलैक्स भी थी क्योंकि उसने उन गुंडों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही उन गुंडों ने प्रिया को देखा था, तो वो उसका नाम नहीं ले सकते। पर उसे ये नहीं पता था कि उन गुंडों का क्या हश्र हुआ है। अब तक तो ईशानी के गार्ड्स ने उन गुंडों को नर्क में पहुंचा दिया था। वहीं आरती जी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। सुकेत जी उन्हें समझा रहे थे, पर आतिकी का आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईशानी की बातों ने उन्हें अंदर से झंझोर कर रख दिया था। उन्हें ईशानी की नफरत का अंदाजा बहुत पहले से ही हो गया था, पर उन्हें नहीं पता था कि ईशानी उन्हें कभी माफ़ ही नहीं करेगी और ना ही उन्हें एक मौका देगी। क्या ईशानी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी? सुकेत जी, क्या वो हमें एक और मौका नहीं दे सकती? आरती जी ने भरे गले से सुकेत जी से कहा। तो सुकेत जी ने हताश में अपने सिर हिला दिया। अब वो क्या जवाब दे, जबकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी बेटी उन्हें माफ़ करेगी या नहीं। तभी आरती जी ने जल्दी जाकर कपबोर्ड खोला। वहीं सुकेत जी उन्हें कन्फ्यूजन से देख रहे थे। तभी आरती जी कपबोर्ड के साइड में पड़ा एक बैग उठाया जो काफ़ी पुराना लग रहा था और उसे लेकर खोलकर देखने लगी। उस बैग में एक साड़ी था और एक छोटा सा कार्ड और एक पेन ड्राइव था। आरती जी ने उस साड़ी को गले लगा लिया और उस कार्ड को देखने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं आरती जी, और ये सब? सुकेत जी ने उन्हें ये सब करते देख कन्फ्यूजन से पूछा। तो आरती जी उस साड़ी और कार्ड को दिखाकर बोली, ये देखिए सुकेत जी, ये साड़ी मुझे ईशानी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था।
फिर उस कार्ड को दिखाकर बोली और ये कार्ड उसने बोला था कि उसने ये कार्ड अपनी हाथों से मेरे लिए बनाई है। ये कहकर वो उस कार्ड को प्यार से देखने लगी। जब ईशान इस घर में थी तब आरती जी के लिए उसने अपने दादाजी के दिए पॉकेट मनी से ये साड़ी उनके जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था। और इस कार्ड को भी उसने ही खुद बनाया था। और आपने दादाजी से पेन ड्राइव लेकर उनके लिए उनकी जन्मदिन पर विश करके वीडियो बना कर दिया था, क्योंकि उस दिन सब पार्टी के लिए बाहर जा रहे थे। और प्रिया की कुछ चल की वजह से ईशानी को सब ने घर पर रहने को बोला था, कोई उसे पार्टी में नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए ईशानी ने पहले ही ये गिफ्ट तैयार करके आरती जी को दे दिया था, पर आरती जी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। उन्होंने बस उस साड़ी को देख जो उन्हें काफ़ी सस्ती लगी थी, फिर उस कार्ड को बिना पढ़े ही रख दिया। वो तो इसे देख देना चाहती थी क्योंकि उन्हें सस्ती चीज़ पसंद नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उनका दिल नहीं किया उसे फेंकने को, तो उन्होंने उसे कोपबोर्ड में ही रख दिया था। ये सब याद कर और शेखर जी को बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं उनकी बातें सुनकर शेखर जी की आंखें भी नम हो गई थी। आरती जी उस कार्ड को खोलकर पढ़ने लगी जहां ईशानी ने अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से उनके लिए बहुत सारी विशेष लिखी थी। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। ये लाइन पढ़कर आरती जी के साथ साथ देखा जी की आंखों भी आंसू बह रहे थे। आरती जी रोते हुए बोली, देख आपने देखा जी, तब तो मैं ईशानी से अच्छे से बात भी नहीं करती थी, फिर भी उसके लिए मैं उसकी बेस्ट माँ थी। क्यों मुझे अपनी खुद की बच्ची का आपने लिए इतना प्यार नहीं दिखा? मैं बहुत बुरी माँ हूँ। देखा जिस बच्ची को मैंने 9 महीने कोख में रख कर जन्म दिया, जिस बच्ची के आने की खुशी में मैंने ना जाने कितनी दुआएं मांगी, मैंने उसी बच्ची को खुद से दूर कर दिया। फिर उस पेन ड्राइव को उन्होंने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया तो उसमें ईशानी की प्यारी सी स्माइल दिखाई दी, जो अभी उसके चेहरे पर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये 17 साल की ईशानी थी जो बहुत मासूम और प्यारी थी। ईशानी को वीडियो में स्माइल करते देखकर के आरती जी और सुकेत जी की चेहरे पर भी दर्द भरी एक स्माइल आ गई। तभी उन्हें ईशानी की आवाज़ सुनाई, हैप्पी बर्थडे माँ, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। ऐसे ही वीडियो 5 मिनट का था जिसने ईशानी ने आरती जी के लिए एक प्यारा सा गाना भी गाया था, प्यारी माँ के नाम पर। आरती जी ने पहले इस वीडियो को नहीं देखा था, पर अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है। उनकी बेटी तो उसने तब भी कितना प्यार करती थी, पर वो एक माँ ही कर आपने खुद की बच्ची की प्यार को नहीं देख पाए। चैप्टर 115 कॉलेज ज्वाइन कर लो, रायचंद फैमिली मेहरा मेंशन में। उस वीडियो को देखने के बाद तो आरजी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी वो मासूम प्यारी सी बेटी जो इस वीडियो में दिख रही थी, अब जैसे वो कहीं खोसी गई थी। आरती जी को ऐसे रोता देख शेखर जी, जिनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर हुए आरती जी को गले लगाकर बोले, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला आरती जी, हमें अपनी ईशानी को फिर से मनाना है। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारी बच्ची अब वो पहले वाली मासूम लड़की नहीं है, अब वो बहुत बदल गई है। पर ये सब तो हमारी गलती की वजह से ही हुआ है ना, तो अब हमें ही सब कुछ ठीक करना है। देखना अगर हम कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे हम सबकी प्यार पाकर शायद हम सबको माफ़ कर देगी। उनकी बात सुनकर आरती जी रोते हुए बोले, पता नहीं सुकेत जी वो दिन कब आएगा जब फिर से मेरी बच्ची मुझे माँ कहकर पुकारेगी। मैं अपनी सारी गलती मानती हूँ, मैं उससे बार बार माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, पर मुझे मेरी बच्ची बस माफ़ कर दे, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वहीं ईशानी और उसकी चारों दोस्त इस वक्त आहूजा विला में मौजूद थी। सब बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं पूर्णिमा जी बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दिए जा रही थी। आज रुद्र और वेद भी मौजूद थे। उन्हें 2 दिन बाद होने वाले एग्जीबिशन में जाना था, इसलिए वो सब अभिक के पास आए थे बात करने के लिए। वैसे भी ईशानी और अभिक हर साल पेंटिंग और एंटीक चीज़ों की एग्जीबिशन और ऑक्शन रखते थे। उसमें तो उनका खुद का कुछ क्रिएशन भी होता था, जहां पर ईशानी की हर पेंटिंग लाखों में बिकता थी और अभिक भी एक अच्छा पेंटर था। हर साल सभी फैमिली उनकी ऑक्शन एग्जीबिशन में जाते थे। अभिक और ईशानी दोनों ही पेंटिंग के दुनिया में जाने माने नाम थे। अभिक को तो सब जानते, पर ईशानी को कोई नहीं जानता था और ना ही किसी ने उसे देखा था। फिर भी पेंटिंग की दुनिया में वो एक अनबीटेबल लेजेंड थी।
जिसे सारे पैंथर्स आडमायर करते थे और एक बार बस उसे मिलना चाहते थे। वहीं अभिक और अनुजा चोरी छुपे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और ये बात नंदिनी, ऋतिका और काव्या के साथ साथ रुद्र और वेद भी नोटिस कर रहे थे। रुद्र वेद के कान के पास जाकर धीरे से बोला, लगता है हमारा ये दोस्त निकम्मा ही रहेगा, और देखना ये एक दिन देवदास बन जाएगा। देखो तो वो अनुजा को कैसे देख रहा है, फिर भी आज तक ये बोल क्यों नहीं पाया कि वो उसे पसंद करता है। उसकी बात सुनकर वेद ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो इस बात से खुद था कि उसका दोस्त उसकी बहन को पसंद करता है, क्योंकि वो अभिक को एक से जानता था कि अभिक केस लड़का है। वो जानता कि अभिक और अनुजा दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। वो तो खुश होकर ये बात कब से आपने घर में बताना चाहता था, पर वो बस अभिक की बोलने का इंतजार कर रहा था। देवेंद्र जी उन चारों को फिर ईशानी की तरफ देखकर बोले, बच्चों तुम सब ने आगे का क्या सोचा है। उनकी बात सुनकर नंदिनी मासूम चेहरा बनाकर बोली, दादाजी मैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग की कोर्स करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी हंसते हुए बोले, ये तो अच्छी बात है। फिर बाकी तीनों को देखते हुए बोले, और तुम तीनों क्या करना चाहते हो। उनकी बात सुनकर काव्या बोली, मैं डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी। तो अनुजा और ऋतिका बोली, हम तो ईशानी के साथ ही कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पर ईशानी तो मान ही नहीं रही है। उन दोनों की बात सुनकर दादाजी ईशानी की तरफ देखकर बोले, गुड़िया मैं चाहता हूं तुम भी कॉलेज ज्वाइन कर लो, तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी कर लो। उनकी बात सुनकर ईशानी ने अपनी आई रोल किया और देवेंद्र जी की तरफ देखकर बोली, दादाजी अब आप फिर से वही बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजेंद्र जी बोले, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चा, अभी तुम सिर्फ 22 साल की हुई हो, अभी तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। क्या आपने डैड की ये छोटी सी बात नहीं मान सकती। ये कहकर उन्होंने अपना मुंह बना लिया। वहीं बस सबको उन्हें ऐसे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए देख हंसी आ रही थी, पर वो सब जानते थे कि ये सब राजेंद्र जी की ट्रिक है ईशानी से अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात तो ईशानी भी जानती थी कि राजेंद्र जी उससे बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो ईशानी ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है मैं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगी। इतना बोलकर वो आपने फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर तो सब खुश हो गए। देवेंद्र जी ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेर लिया। वो तो हमेशा से चाहते थे कि ईशानी बाकी बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करे, पर ईशानी बस अपने काम में ही डूबी रहती थी। इतनी कम उम्र में उसे इतनी ऊंचाइयों को छूते देख सब खुश तो थे, पर उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता भी था उन सबको। कॉलेज जाने की और दोस्तों के साथ एंजॉय करने की उम्र में ईशानी को इतना हार्ड वर्क करते देख कभी कभी उनका बहुत दिल दुखता था। थोड़ी देर बाद नंदिनी और ईशानी वहां से चले गए। ऋतिका अभी घर में रुक गई। काव्या और अनुजा भी रुद्र और वेद के साथ निकल गए। ईशानी और नंदिनी ने ईशानी की पर्सनल विला चले गए। वहां पर चेंज करके दोनों बेस के लिए निकल गए। आज ईशानी को वहां कुछ जरूरी काम था। 1 घंटे बाद ईशानी की कार जंगल के अंदर आकर ई बसे के सामने रुकी। ईशानी की कार को देखते ही गार्ड्स ने कार का डोर ओपन कर दिया और सब ने अपना सिर झुका लिया। ईशानी नंदिनी के साथ अंदर चली गई। अंदर जाते वक्त बार बार रोबोटिक आवाज के साथ वेलकम बॉस सुन सुनकर नंदिनी इरिटेट होकर बोली, यार इशू पहले तो 1 या 2 बार ही आने पर ये वेलकम बोलते थे, अब ये क्या हो गया है। ये चेंजेस किसने किया? किसने उनके चिप में रिपीट मोड सेट कर दिया जो ये सब बार बार वेलकम बोल रहे हैं, जब तक कि तू उनकी बाल्व जैसी नज़रों को दिखना बंद ना हो जाए। ऊपर से यहाँ कुछ कॉलर चेंजेस भी हुए हैं थोड़ा। और इन रॉबर्ट को देखो, कुछ रोबोट के सिर पर लंबे बाल और माथे पर बिंदी लगी हुई है, जैसे वो फीमेल रॉबर्ट हो। नंदिनी को हंसी भी बहुत आ रही थी। वहीं ईशानी ने अपनी सिर झटका, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी उटपटांग हरकतें जैकी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जो रिसर्चर थे और थॉमस और डॉक्टर विजय सब उसे ग्रीट किया। वहीं जैकी ने जैसे ही अपनी बॉस को देखा, जल्दी से उनके पास आकर खुशी से बोला, बॉस आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। आपने देखा क्या मैंने कितने सारे चेंजेस किए हैं यहाँ? उसकी बात सुनकर ईशानी अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोली, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ 1 दिन में तो युगांडा जाने के लिए तैयार रहना।
अपनी बॉस की बात सुनकर जैकी मायूस हो गई और वो बिल्कुल अभी उस घटिया जगह युगांडा में जाना नहीं चाहता था। तो वो बच्चों के जैसा रोने जैसा चेहरा बना कर बोला, पर बॉस आपने देखा ना वो कितने क्यूट है। ये सब मैंने टीम की मदद से किया है 2 दिन तक, अब एक दिन में ठीक कैसे होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसे आंखें दिखाई और वहां से लैब में चली गई। वहीं थॉमस और 2 रिसर्चर भी उसके पीछे पीछे चले गए। डॉक्टर विजय भी जैकी को एक चिढ़ाने वाली स्माइल देकर वहां से उन सबके पीछे पीछे चला गया। वहीं उसकी चिढ़ाने वाली स्माइल देखकर जैकी और भी चिढ़ गया। वो अभी इस डॉक्टर विजय को यहां से बाहर फेंक देना चाहता था। वहीं नंदिनी ने जैकी को देखकर लाचारी में अपना सिर हिला दिया। उसे तो पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि इस तरह की बचकानी हरकतें जैकी के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता है। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और जैकी की तरफ देखकर बोली, तुमने यहाँ भी अपनी बचकानी हरकतें शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर जैकी बच्चों की तरह मुंह फूला कर बोला, मैंने क्या किया, मैं तो बस थोड़ा उन रॉबर्ट को अच्छा दिखाना चाहता था। बेचारे वो रॉबर्ट भी एक ही तरह की शक्ल देख देख कर बोर हो जाते होंगे ना, इसलिए मैंने उनकी शक्ल थोड़ा बदल दिया। उसकी बात सुनकर नंदिनी पेट पकड़कर हंसने लगी और बोली, तुम्हारी बॉस और हम सब कॉलेज में एडमिशन कराने वाले हैं, क्यों ना तुम भी हम सब के साथ कॉलेज चलो। उसकी बात सुनकर जैकी हैरानी से बोला, क्या सच में बॉस कॉलेज में जाने वाली है? तब तो मैं भी जाऊंगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए। वहीं ईशानी कुछ एंटीटोड और मेडिसिन बना रही थी जो कैंसर पेशेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाला था। सारे रिसर्चर और डॉक्टर और साइंटिस्ट थॉमस भी ईशानी की तरफ एडमिरेशन भरी नज़रों से देख रहे थे। कभी कभी तो उन सबको लगता था कि उनकी बॉस ईशानी कोई इंसान नहीं बल्कि गॉडेस है, जो चुटकियों में इतनी आसानी से सब कुछ कर लेती। उन्हें तो कभी कभी ईशानी की उम्र को देखकर खुद पर ही शक होता था कि अपने बॉस जैसा कभी बन पाएंगे भी या नहीं। वहीं मोक्ष, जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, जब उसे अपनी बेबी डॉल की याद आई तो उसने अपनी वॉच की वॉइस लाइव को एक्टिवेट कर लिया। उसने जब सुना कि ईशानी किसी मेडिसिन और एंटीटोड पर रिसर्च कर रही है जो कैंसर पेशेंट के लिए है, तो उसे अपनी वाइफ पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। तभी उसे कॉल आया तो उसने अपनी वॉच को नॉर्मल मोड पर कर दिया और फ़ोन रिसीव कर लिया। उधर से कल्पना जी खुश होकर बोली, मोक्ष तुम थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ जाना, जैदब अंकल को होश आ गया है। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने हाँ बोल दिया और फ़ोन रख दिया। तभी वरुण का भी कॉल आया जो ईशानी को भी साथ लेकर आने को बोल रहा था, पर मोक्ष जानता था उसकी बेबी डॉल इस वक्त बिजी है। वो उसे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शाम का वक्त मेहरा मैंशन सब हॉल में थे। सुकेत जी और समीर भी घर आ गए थे अब तक। वहीं प्रिया खुशी से सबको अपनी ग्रेजुएशन की रिजल्ट के बारे में बता रही थी जो कि बहुत अच्छा आया था। आरती जी सुकेत जी भी खुश थे, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। उनके मन में तो बस शानी चल रही थी। वो तो बस प्रिया को बुरा ना लगे इसलिए स्माइल कर रहे थे। वहीं प्रिया ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी ना होता हुआ देखकर उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। पहले जब भी वो फर्स्ट आती थी या उसकी रिजल्ट अच्छी आती थी तो उसके पेरेंट्स और भाई उसे गिफ्ट देते थे, पर इस बार तो किसी को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी घर के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। कार से रायचंद फैमिली बाहर निकली, उनके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े हो गए। कुछ लोगों ने कुछ बैग्स और बॉक्स बाहर निकाला और सब अंदर की तरफ बढ़ गए। वहीं बटलर हॉल में आकर बोला, सर वो बाहर रायचंद फैमिली आए हैं। उसकी बात सुन हॉल में मौजूद सब हैरान हो गए। वहीं आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद अपने फैमिली के बारे में सुनकर, क्योंकि कई सालों से वो उनमें से किसी से भी नहीं मिली थी। चैप्टर 116 ईशानी की आइडेंटिटी जानकर रायचंद फैमिली की हैरानी। आरती जी की आंखों में खुशी की आंसू थे, इतने साल बाद अपने परिवार से मिलने की खुशी। वहीं सुकेत जी भी आरती जी की दिल की बात समझ रहे थे कि उनकी आंखों में क्यों आंसू है। वहीं दादाजी और दादी माँ भी हैरान थे कि इतने सालों बाद रायचंद फैमिली उनके घर आए हैं। समीर, दर्शित और रेहान अयान भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रायचंद फैमिली उनकी मोम की फैमिली है, पर वो उनसे मिल नहीं पाए थे और ना सालों से उन्होंने उसे कांटेक्ट किया था। पर वहीं प्रिया तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि कौन आए हैं।
उसे रायचंद फैमिली के बारे में इसलिए कुछ नहीं पता था क्योंकि जब वो छोटी थी तब से रायचंद फैमिली इंडिया छोड़कर चली थी। तो प्रिया उनमें से किसी से भी नहीं मिली थी और ना ही घर में उसने कभी भी उनके बारे में सुना था, क्योंकि कोई भी घर में रायचंद फैमिली के बारे में बात नहीं करता था, ताकि आरती जी को दुख ना हो क्योंकि सब शांत थे। क्योंकि सुकेत जी और आरती जी के शादी की वजह से प्रवीण जी इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने आरती जी से सारे रिश्ते ही तोड़ लिया था। जब शेखर जी आरती जी से मिलने आने लगे तब सबको लगा था कि शायद प्रवीण जी का गुस्सा भी शांत हो जाए, पर जब शेखर जी ने आरती जी से मिलने आना बंद कर दिया तो आरती जी बहुत दुखी हो गई थी। सबकी यही लगा कि शायद शेखर जी का आरती जी से मिलने आना प्रवीण जी को पसंद नहीं आया, इसलिए शायद शेखर जी ने यहाँ आना बंद कर दिया। पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि कई सालों पहले वो ये कंट्री छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। आज वहाँ वो टॉप बिजनेसमैन में से एक है, पर उन सबको पता था कि उनका बिजनेस इंडिया में और राबिकांत जी और सुकेत और समीर दर्शित को तो ये भी पता था कि प्रवीण और रायचंद फैमिली माफिया से जुड़े हैं और माफिया में उनका बहुत सिक्का चलता है। तभी प्रवीण जी अल्पविराम रेणुका जी के साथ शेखर जी और नीलिमा जी भी अंदर आए। उनके पीछे पीछे कबीर और अबीर भी अपने एरोगेंट लुक के साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ गार्ड्स कुछ बाइक अंदर आ रहे थे। इतने सालों बाद अपने माँ, पापा और भाई भाभी को देखकर आरती जी की आंखों से आंसू और होंठों पर स्माइल आ गई। कबीर और अबीर को भी उन्होंने पहचान लिया, भले ही आरती जी ने उन्हें बचपन में देखा था, पर कबीर और अबीर की फेशियल फीचर भी उनके भाई पर ही गया था, इसलिए वो देखते ही पहचान गई कि ये उनके भाई और भाभी की दोनों बच्चे हैं। आरती जी जल्दी से आगे गई और अपनी माँ की गले लग गई। रेणुका जी आरती से ईशानी की वजह से गुस्सा तो थे, पर इतने साल बाद अपनी बेटी को देखकर वो भी रह नहीं पाए और उन्होंने आरती जी की सिर पर हाथ रख दिया। वहीं प्रवीण जी अभी भी चुपचाप वहां खड़े थे। आरती जी अपने माँ से अलग हुई और जैसे ही प्रवीण जी की पैर छूने लगी प्रवीण जी ने उसे रोक दिया, तो आरती जी थोड़ा मायूस हो गई। सुकेत जी और समीर और बाकी सब भी उनके पास आ गए थे। आरती जी अपने भाई और भाई के गले लग गई। कैसी है आप भाई, भाभी, क्या आपको इतने सालों में मेरी याद नहीं आई? तभी रविकांत जी बोले, प्रवीण जी क्या यहीं रहकर ही खड़े खड़े सारी बातें करेंगे? अंदर चलिए बैठकर बात करते हैं। उनकी बात सुनकर सब ने हाँ में सिर हिला दिया। शेखर जी ने भी प्रवीण जी और शेखर जी को ग्रीट किया, फिर सब अंदर चले गए। वहीं प्रिया आरती जी की मुंह से भाई भाभी सुनकर ही समझ चुकी थी कि ये उसकी मोम की फैमिली है और उनकी कस्टम मेड कपड़े और ज्वेलरी और ऑरा देखकर तो वो समझ चुकी थी कि ये भी बहुत अमीर फैमिली है। उसकी नज़रें एक पल के लिए कबीर और अबीर पर ठहर गई। वो दोनों बहुत हैंडसम थे, तो प्रिया की नज़रें नहीं हट रही थी। उसकी दिमाग में ये भी चल रहा था कि उसे पहले क्यों नहीं पता चला कि उसकी मोम की फैमिली इतनी अमीर है। अगर पहले से पता होता तो वो कुछ भी करके अब तक उन्हें भी अपनी साइड कर चुकी होती। पर इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि वो कोई ऐसे लोग नहीं है, और ना ही वो मेहरा फैमिली की तरह बेवकूफ़ है जो वो सब इसकी जाल में फंस जाते। सबके हॉल में बैठने के बाद गार्ड्स ने सारे बाइक्स को लाकर हॉल में रख दिया। इतने सारे ब्रांड की बाइक्स को देखकर प्रिया की आंखें तो मानो लालच से चमक रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इसमें क्या हो सकती है। तभी रविकांत जी बोले, आप सबको इतने सालों बाद देखकर खुशी हुई। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी की एरोगेंट चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि रविकांत जी और प्रभा जी ही है जिन्होंने इस घर में ईशानी को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। प्रवीण जी उन्हें देखते हुए बोले, हमें भी आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है रविकांत जी। हम तो पहले भी मिलने आना चाहते थे, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया से आने में सालों लग गए। उनकी बात सुनकर सबको समझ आ गया कि वो लोग इंडिया में नहीं थे, इसलिए शेखर जी आरती जी से मिलने नहीं आ पाते थे। अब आरती जी को भी तसल्ली हुई कि अब उसके माँ पापा अब उनसे गुस्सा नहीं है, वो किसी रीजन की वजह से उनसे मिलने नहीं आ पा रहे थे। नीलिमा जी ने कबीर और अबीर दोनों को सबसे मिलवाया। मेहरा फैमिली में सबको कबीर की चेहरे पर ईशानी की झलक दिखाई दे रही थी। बिल्कुल उसकी तरह एरोगेंट और इमोशनलेस चेहरा। उन दोनों को कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये दोनों ही बायोलॉजिकल भाई बहन हैं।
कबीर और अबीर ने दादाजी और दादी माँ को अच्छे से ग्रीट किया और बाकी सबको भी बिना मन के ही ग्रीट किया। आरती जी ने भी समीर, दर्शित, रिहान और अयान को सबसे मिलाया। चारों ने पॉलिटिकली स्माइल के साथ सबको ग्रीट किया। तभी आरती जी ने प्रिया को भी बुलाया तो प्रिया मन ही मन खुश हो गई कि अब अगर इन लोगों के सामने उसकी अच्छी सी इमेज बन गई तो उसके पास एक बड़ी फैमिली का बैकअप होगा। वो किसी अच्छी संस्कारी लड़की की तरह एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी चेहरे को मासूम बनाते हुए उन सब के पास गई। तभी आरती जी ने कहा, माँ, पापा, भाई, भाभी, ये प्रिया है हमारी बेटी। आरती जी की मुंह से प्रिया की नाम सुनकर दादाजी और दादी माँ की आंखें छोटी हो गई। माफिया और बिजनेस वर्ल्ड ने इतने सालों से रहने के वजह से अल्पविराम में उनकी आंखों को लोगों की पहचान अच्छे से थी और वो प्रिया को देख के ही बता सकते थे कि ये लड़की कहीं से भी अच्छी नहीं है। वहीं प्रवीण जी और रेणुका और अबीर का भी मुंह बन गया। रेणुका जी ने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से हमारी प्यारी सी भांजी को इतना सब कुछ सहना पड़ा। दिखने में तो कहीं से मासूम नहीं है, पता नहीं मेहरा फैमिली को इसमें क्या दिखा जो उन्होंने इसे सिर पर चढ़ा लिया। वहीं अबीर तो मन ही मन सोच रहा था, इस मेकअप से पुती चुड़ैल की वजह से ही मेरी बहन को परेशानी हुई। इसे तो देखकर ही लग रहा है कि ये एक नंबर की चालक लोमड़ी है। वहीं कबीर तो आपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, जैसे प्रिया के उसके सामने होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ने बस हाँ में सिर हिला दिया। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर प्रिया को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग उसे देखकर ऐसा फीका रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। उन्हें तो उसे प्यार से बात करनी चाहिए था ना, आखिरकार वो उनकी नातिन थी। वहीं बाकी सबको भी उनका ऐसा रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। शेखर जी, आरती जी और चारों भाई भी यही सोच रहे थे कि जब आरती ने उन्हें मिलाया तब तो एटलीस्ट वो स्माइल कर रहे थे, पर प्रिया को देखकर उनका रिएक्शन क्यों बदल गया। तभी रविकांत जी माहौल को देख बोले, अरे प्रवीण जी, आप जब इंडिया आ गए थे तो पहले यहाँ सबसे मिलने आ जाते। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी हंसते हुए बोले, क्या करे, आप तो जानते बिजनेस और अंडरवर्ल्ड में हमारे कितने दुश्मन हैं। यहाँ आते ही हम पर अटैक हुआ, जिस वजह से हम थोड़े दिन रेस्ट कर रहे थे। उनकी बात से माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। आरती जी ने प्रिया को साइड में बैठा दिया, वहीं प्रिया भी आपने गुस्से को अंदर छुपाकर चुपचाप बैठ गई। तभी रविकांत जी ने पूछा, वैसे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर शेखर जी बोले, दोनों ही अभी बिजनेस संभालते हैं, उनकी वजह से ही हम ऑस्ट्रेलिया की एलीट फैमिलीज में आते हैं। और कबीर तो फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का बिजनेस भी चलाता है। आपके आर इंडस्ट्री को जानते हैं ना, वो कबीर की है। उनकी बात सुनकर सब फिर से हैरान हो गए कि कबीर इतने कम उम्र में इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि के आर इंडस्ट्री भी एशिया में टॉप 10 में आने वाला कंपनी था। सच में कबीर और ईशानी दोनों की क्वालिटीज़ बहुत मिलते हैं। प्रिया की आंखें फिर से चमक उठी, अब उसे बस कुछ भी करके इन सबको भी आपने साइड लाना था, तब जाकर वो ईशानी को मात दे सकती है। तभी प्रवीण जी बोले, वैसे हमारी प्यारी नातिन कहीं देख नहीं रही है, वो घर में नहीं है क्या। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अभी तो आरती जी ने प्रिया को उनसे मिलाया था, पर उनका रिएक्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और बात रही ईशानी की, तो ईशानी तो अभी तक घर नहीं आई है। इसलिए आरती जी ने सोचा ईशानी की आने के बाद ही वो उन सबको ईशान से मिलाएगी और सारी बातें उन्हें बताएगी। तो ये लोग ईशानी को अगर नहीं जानते तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इन लोगों ने उस न्यूज को देख था जिस वजह से इन्हें पहले से ही पता है कि ईशानी उनकी नातिन है। सबको यही बात सही लगी कि जरूर इन लोगों ने उस न्यूज को देखा होगा। वहीं प्रिया की मुंह तो काला पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्यों हर कोई आजकल बस ईशानी के बारे में सोच रहा है। तभी प्रभा जी बोली, क्या आप ईशानी की बात कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी बोले, हाँ, हम अपनी नातिन से ही तो मिलने आए थे, पर लगता है वो घर में है नहीं। उनकी बात सुनकर सबको एक और शौक लगा। आरती जी को भी हैरानी हुई कि उनके पापा सिर्फ अपनी नातिन से मिलने आए हैं। वहीं प्रिया की रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। हाँ, मुझे भी अपनी प्यारी भांजी से मिलना था, वैसे वो अभी तक आई नहीं है क्या, शेखर जी ने पूछा। तो रविकांत जी हंसते हुए घमंड से बोले, मेरी पोती से मिलना इतना भी आसान नहीं है।
और वो ज़्यादातर या तो आपने पेशेंट के साथ होती है या तो आपने ऑफिस में। उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो बड़े बड़े एलीट लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ता है। उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कबीर की हाथ भी फ़ोन स्क्रॉल करते हुए रुक गए। क्या उसकी बहन माफिया क्वीन नहीं है, तो क्या वो एक डॉक्टर भी है? वहीं दादा, दादी, शेखर जी और नीलिमा जी भी यही सोच रहे थे। शेखर जी ने कन्फ्यूजन से रविकांत जी और बाकी सब की तरफ देखकर पूछा, क्या मेरी भांजी एक डॉक्टर भी है? उनकी बात सुनकर दादाजी कुछ बोलते उससे पहले समीर प्राउडली बोला, हाँ वो एक डॉक्टर है। दुनिया में सब उसे डॉक्टर ईशा की नाम से जानते हैं, जिसकी मेडिकल स्किल मेडिकल वर्ल्ड में सबसे ऊपर मानी जाती है। समीर की बात सुनकर रायचंद फैमिली में सब हैरान थे। उनकी नातिन कितनी आउटस्टैंडिंग है जो वो मेडिकल फील्ड में भगवान मानी जाती है। तभी दादाजी बोले, और वो जी कॉर्पोरेशन की ऑनर भी है, उसकी बिजनेस स्किल भी सबसे ऊपर है। ईशानी की एक और आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो फिर से सब हैरान हो गए। कबीर भी काफ़ी शक था। प्रवीण जी और शेखर जी भी हैरान थे कि उनकी भांजी कितनी टैलेंटेड है और उसकी कितनी सारी आइडेंटिटी है। वहीं अबीर की तो आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी प्यारी सी बहन ही वो लीजेंड डॉक्टर ईशा और बिजनेस वर्ल्ड में राज करने वाली क्वीन है। आरती जी बोली, माँ पापा आप सबको ईशानी के बारे में कैसे पता? क्या आप सब ने न्यूज़ देखा था? उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि कौन सी न्यूज़, क्योंकि उन्होंने तो कोई न्यूज़ नहीं देखा था। शेखर जी बोले, नहीं हमने कोई न्यूज़ नहीं देखा। कबीर और अबीर मीटिंग में ईशानी से मिले थे। तभी अबीर बोला, और मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट। अपनी प्यारी बहन की आंखों को देखते ही मुझे वो बहुत अपनी सी लगी। और तो और उसकी फेशियल फीचर भी तो दादी माँ और डैड से कितना है। चैप्टर 117 जैकी अबीर का झगड़ा, सबका ईशानी के लिए प्यार। अबीर की ये कहने पर कि ईशानी की फेशियल फीचर रेणुका जी और शेखर जी से मिलती है, सबको ईशानी का चेहरा याद आ गया। सच में ईशानी आरती जी की तरह तो दिखती, पर आरती जी भी आपने माँ और भाई की तरह ही ज़्यादातर दिखते हैं। पर आरती जी की आंखें अपनी पापा मतलब प्रवीण जी पर गया था। वहीं ईशानी की फेशियल फीचर रेणुका जी और शेखर जी से थोड़ा मिलता था, पर उसकी आंखें बिल्कुल ग्रे थी, रेणुका जी और शेखर जी की तरह। उन तीनों को ईशानी के साथ देखकर कोई भी बता सकता था कि वो उनकी फैमिली की ही बच्ची है। सब समझ गए कि ईशानी को देखकर कबीर और अबीर उसे कैसे पहचान गए। ईशानी सच में आपने नानी और मामा से मिलती जुलती थी। अबीर मुस्कुराते हुए बोला, सच में मेरी प्यारी बहन बहुत क्यूट है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी बहन इतनी खूबसूरत डॉल जैसी होगी। वहीं अबीर की बात सुनकर सबकी चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं समीर, दर्शित, रेहान, अयान को तो जलन फील हो रहा था कि उनकी बहन उन्हें भाई मानने से इनकार कर रही है। उन्हें उसे बहन बोलने का हक भी नहीं है, और यहाँ ये बार बार ईशानी को बहन कहे जा रहा है। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहन और दो भाई मिल जाने की वजह से उनसे और ज़्यादा दूर ना चली जाए। वहीं प्रिया तो गुस्से और जलन के मारे फटने को थी। अबीर ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं, पर यहाँ वो ईशानी की ऐसी तारीफ कर रहा है जैसे ईशानी के सिवा दुनिया में कोई लड़की ही ना हो। वो भी तो इतनी सुंदर थी, तो फिर सबकी आंखों में ईशानी सबसे पहले क्यों आती थी? तभी रविकांत जी बोले, तो आप दोनों ऑलरेडी ईशानी से बात कर चुके हैं? कबीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो अबीर स्माइल करते हुए बोला, हाँ दादाजी मैं तो उससे बात भी कर चुका हूँ, वो बहुत क्यूट है। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच में उसका भाई झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। वो किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकता है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। क्योंकि समीर और बाकी तीनों भाइयों को देखकर कबीर इतना तो समझ चुका था कि अबीर की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। अबीर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसी अंदाज में बोला, मैंने तो उसकी गाल को टच किया, बिल्कुल डॉल की तरह है। वो तो मुझे ही अपनी बाल सहलाने देती है, भाई को नहीं। उसकी मन में तो मैं ही हमेशा नंबर 1 पर रहूंगा। अबीर की ये बात सुनकर तो चारों भाइयों के दिल में जैसे सांप लौट रहे थे। ईशानी ने आज तक उन्हें खुद को छूने भी नहीं दिया, और ना ही उन्होंने अभी तक प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरा है। तो ईशानी ने अभी मिले हुए अबीर को खुद को छूने भी कैसे दिया? तभी उन चारों को याद आया, ईशानी की तो पहले से ही ध्रुव, रुद्र, अभिक और वेद को अपना भाई मानती है।
और उन्होंने उस दिन जिंदल फैमिली का इकलौते बेटे को भी देखा था, जो चिल्लाते हुए झगड़ा कर रहा था कि ईशानी दी सिर्फ उसकी बहन है। ये बात याद आते ही उन चारों को अबीर पर हंसी आने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ईशानी ने कभी अबीर जिसे वो अभी अभी मिली है उसे तो वो भाई नहीं मानेगी, और वो भी फेवरेट तो बिल्कुल नहीं। सब बातें कर रहे थे, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो दादाजी बोले, लो आ गई मेरी प्यारी पोती, जरूर ये ईशानी ही होगी। बात सुनकर प्रवीण जी, रेणुका जी और बाकी शेखर जी और नीलिमा जी भी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वो अपनी नातिन और भांजी से पहली बार मिलने वाले थे। अबीर भी बहुत एक्साइटेड हो गया था फिर से ईशानी से मिलने के लिए। तभी ईशानी नंदिनी के साथ जैकी हॉल में तीनों पहुंचे ही थे कि तभी अबीर जल्दी से अपने जगह से उठकर ईशानी के पास आकर इसकी एक हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी बाल सहलाते हुए बोला, तुम आ गई मेरी प्यारी बहन। वहीं ऐसे अचानक अबीर के उसके सामने आ जाने से आपने साथ ऐसे क्लोज होते देख ईशानी हैरान थी। उसने तो पहले ही इन दोनों भाई को बोल दिया था ना कि उसकी मेहरा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कुछ कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसकी नज़र सिर्फ कबीर पर पड़ी थी जो बैठा हुआ था। वहीं ईशानी की चारों भाई तो गुस्से से अबीर की हाथ को घूर रहे थे, उनका मन कर रहा था अभी जाकर अबीर की हाथ को ईशानी से दूर कर दे। वहीं नंदिनी ही मन सोच रही थी कि आखिर ये बंदर है कौन, और ये इशू से इतना चिपक क्यों रहा है, क्या इसे अपनी जान का डर नहीं है। तभी जैकी, जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई अनजान लड़का उसकी बॉस के करीब जाए, क्योंकि उसने कल कबीर और अबीर को मास्क के साथ ही देखा था, इसलिए अब तक वो पहचान नहीं पाया था कि ये दोनों वही है जिन्हें वो कल रात कोस रहा था। वो जल्दी से आगे आया और अबीर को ईशानी से दूर धकेलते हुए गुस्से से बोला, कौन हो तुम? दूर रहो मेरी बॉस से। मेरी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी करीब आए। उसके ऐसे बोलने से और ईशानी से दूर करने से अबीर को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में जैकी को घूरते हुए बोला, और बोले वाले तुम होते कौन हो कि मैं अपने बहन से की दूर रहूं या कितने पास? उसकी बात सुनकर जैकी भी अकड़ते हुए बोला, मैं अपने ईशानी बॉस की असिस्टेंट कम छोटा भाई हूँ, और मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है क्या जो तुम कहोगे, और मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी बॉस के छो भाई हो। दोनों को ऐसे झगड़ते देख सब ने अपना सिर पीट लिया। वहीं ईशानी जैकी को चुप रहने को बोलकर सबकी तरफ देखने लगी। ईशानी की बात सुनकर जैकी भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गया। उसे ईशानी की एक बार कहने से ही चुप होता देख रायचंद फैमिली सब हैरान हो गए कि अभी जो लड़का लड़ने को तैयार था, अभी ईशानी की एक बार कहने से वो चुप भी हो गया। मेहरा फैमिली को तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो सब तो जैकी की इस बिहेवियर की आदी थे। तभी ईशानी की नज़रें कुछ अनजान चेहरे पर गई, जो एकटक उसे देखकर ही स्माइल कर रहे थे। तभी रविकांत जी ने ईशानी को अपने पास बुलाया, तो ईशानी ने उन पर से अपनी नज़रें हटा ली और अपने दादाजी के पास चली गई। दादाजी ईशानी को देखकर बोले, बेटा ये तुम्हारे नाना जी, नानी माँ। उन्होंने प्रवीण जी और रेणुका जी की तरफ दिखाते हुए बोला। फिर वो शेखर जी और नीलिमा जी की तरफ देख बोले, और ये तुम्हारे मामा जी और मामी है। वहीं आपने मामी जी की नाम सुनकर ईशानी को अपनी मोम की याद आ गई, क्यों ये काव्या की मोम की नाम भी तो था। अब जब दादाजी ने खुद उनसे मिलाया था तो ईशानी को अब उनसे मिलना ही था, इसलिए ईशानी ने सबको पॉलिटिकली ग्रीट किया और आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही नीच झुकी, रेणुका जी ने उसे रोक दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, उनकी जगह पैरों में नहीं होती। कहकर रेणुका जी ने ईशानी को गले लगा लिया और बोले, कितनी प्यारी और खूबसूरत है हमारी बच्ची। ईशानी को उसने बहुत अपनेपन वाल फीलिंग आ रही था, इसकी वो उनसे दूर नहीं हुई। तभी प्रवीण जी बोले, आरे रेणुका जी, हमें भी तो हमारी प्यारी नातिन से मिलने दीजिए। उनकी बात सुनकर रेणुका जी ने मुंह बना लिया और बोली, पहले हम अपनी इकलौती नातिन को अच्छे से तो दे ले, फिर आप मिल लेना, किसने मन किया है आपको? उन बात सुनकर प्रवीण जी का मुंह बन गया। वहीं बक्सब की होठों पर स्माइल आ गई। वहीं सुकेत जी, आरती जी देख रहे थे कि ईशानी की वजह से, ईशानी की आने के बाद से कैसे उनकी घर में जैसे रौनक आ गई है। इतनी सारी फैमिली है जो ईशानी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है और ईशानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
उनकी फैमिली जो इतने सालों से उनसे दूर थी वो भी ईशानी से मिलने आ गए हैं। और वो जो ईशानी की खुद की फैमिली उसकी माँ बाप थे, उन्होंने तो खुद की मासूम सी बच्ची को अपनाने से भी मना कर दिया था। प्रवीण जी ने ईशानी की सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, तुम बहुत प्यारी हो मेरी बच्ची। शेखर जी ने भी अपनी भांजी को प्यार से गले लगा लिया। ईशानी को पता नहीं क्यों पर आज इन सब के साथ उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तभी नीलिमा जी शेखर जी को ईशानी से दूर करते हुए बोली, अरे हम भी है लाइन में, हमें भी अपनी इकलौती भांजी से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने भी ईशानी को प्यार से गले लगा लिया और उसकी सिर को प्यार से चूमते हुए बोली, तुम बिल्कुल एक एंजल की तरह हो मेरी बच्ची। वहीं अबीर नाराजगी से बोला, मुझे भी मिलना है, अब अगर तुम सबका हो गया हो तो क्या मेरी प्यारी मासूम बहन को अकेले छोड़ोगे, तुम सब उसे परेशान कर रहे हो। उसकी बात सुनकर रेणुका जी बोली, नालायक कहीं के, हम कहाँ अपनी नातिन को पर कर रहे हैं। वो तो तुम हो जो अपनी इकलौती प्यारी सी बहन को परेशान कर रहे हो। उनकी बात सुनकर अबीर का मुंह बन गया। नीलिमा जी जैसे ही ईशानी से अलग हुई, अबीर जल्दी जाकर ईशानी के गले लग गया और बोला, मैं अपनी प्यारी बहन को हमेशा आप सब चिपकू लोगों से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं ईशानी और बाकी सब भी हैरानी से अबीर को देख रहे थे। ईशानी की चारों भाई तो जलन से पागल हो रहे थे कि कोई और उनकी बहन की ऐसे गले लगा हुआ है। और ईशानी अब भी शांत थी, उन्हें ये देखकर बुरा लग रहा था कि ईशानी जब उन्हें ऐसे ही गले लगने देगी। वहीं नंदिनी और जैकी भी हैरान थे कि ये लड़का कितना ओवर ड्रामा करता है। वहीं नंदिनी तो सोच रही थी कि अबीर जैकी से भी 2 कदम आगे है। रेणुका जी बोली, बस बस अब उसे बैठने दो। उनकी बात सुनकर अबीर थोड़ी उदासी के साथ ईशानी से अलग हो गया। दादी माँ आपने पास रखे बैग को ईशानी को देकर बोली, ये आपके लिए है बच्चे, आपका पहला गिफ्ट हमारी तरफ से। ईशानी लेना तो नहीं चाहती थी पर उनकी ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसने जी के लिए, पर ब्रांड की नाम को देखकर वो एक्वायर्ड हो गई। वहीं बाकी दादाजी शेखर जी दोनों भाई ने भी ईशानी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था। उनमें से एक ने लिमिट ब्लैक कार्ड भी था जो ईशानी के पास पहले से ही 2-3 ब्लैक कार्ड था, पर उनकी फोर्स करने पर ईशानी ने उसे भी रख लिया। वहीं ईशानी को इतना सारा गिफ्ट मिलते देख प्रिया तो गुस्से और जलन से आग बबूला हो रही थी। क्या वो उनकी बायोलॉजिकल नातिन नहीं है, इस वजह से वो लोग उसे की भी गिफ्ट नहीं से रहे हैं। उसे ये सब बहुत अनफेयर लग रहा था। ये सारा प्यार गिफ्ट पैसा सब उसका होना चाहिए था, ईशानी की नहीं। वहीं आरती जी ईशानी को अपनी आंखों में नमी लिए देख रही थी। वहीं प्रवीण जी और बाकी सबको तो ईशानी बिल्कुल उनकी फैमिली और पर्सनैलिटी उनके पोते कबीर की तरह लग रही थी। वहीं किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस करके ईशानी ने अपनी आंखें घुमा कर देखा तो ये आरती जी थी और सुकेत जी, जो दोनों उसे अपनी आंखों में कुछ इमोशंस लिए देख रहे थे। तभी ईशानी की नज़र आरती जी की साड़ी पर गई जो उसे काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी उसे याद आया कि ये वही साड़ी है जिसे उसने बहुत प्यार से उनकी जन्मदिन पर दिया था, पर उन्होंने इसे हाथ भी नहीं लगाया था और ना ही उसकी प्यार से लिखे कार्ड को पढ़ा था। उसे देखकर ईशानी की यादें फिर से ताज़ा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दी हुई सस्ती साड़ी को आरती जी ने आज क्यों पहना है। अब ये साड़ी उनके लिए साथ नहीं है क्या? उसकी आंखों में पुरानी बातें सोचकर कुछ इमोशन आ गए, पर उसने उसे शो नहीं होने दिया और उन पर से अपनी नजरें लता ली। वहीं आरती जी जो ईशानी की उनकी तरफ देखने से खुद हो रही थी, पर ईशानी की फिर से उन पर से नजरें फेर लेने से वो काफ़ी दुखी हो गई। चैप्टर 118 जलन, ईशानी से बातें, मायरा गोयनका। आरती जी को इतनी उदास और उनकी आंखों में नमी देख सुकेत जी समझ गए कि ये किसके लिए है। उन्होंने आरती जी की हाथ पर हाथ रख दिया उन्हें शांत कराने के लिए। आरती जी ने आज ये साड़ी इसलिए पहने थे ताकि ईशानी को अच्छा लगे कि उसकी दी हुई साड़ी को उसकी माँ ने पहना है, और शायद वो उनकी कोशिश देखकर थोड़ी उसकी गुस्सा और नफरत कम हो जाए। पर ईशानी को देखकर लग तो बह रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क पड़ने वाला है, पर उन्होंने अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया और मन में ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वहीं अबीर को ईशानी से नॉन स्टॉप बातें किए जा रही था। वहीं ईशानी बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे भी अनजाने में ही अबीर की बातों की आदत हो रही थी। वैसे भी उसका वेद भाई और बाकी भाई भी उससे ऐसे ही तो बात करते थे,
और बाकी के लिए तो शिवम काफ़ी था। उसे शिवम और अबीर दोनों की नेचर बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। हाँ, शिवम भी तो ऐसा ही था जो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी बेवकूफ़ी करके ईशानी को हंसा देता था। जैसे अभी अबीर की बातें सुनकर भी ईशानी को हंसी आ रही थी। वहीं नंदिनी को भी हंसी आ रही थी, पर उसे हंसी अबीर की बातों से कम और ईशानी की चारों भाई और जैकी की शक्ल में जलन को देखकर आ रही थी। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि ईशानी की चारों भाई को ईशानी को अबीर के साथ इतना नॉर्मल बिहेव करता देख ही जलन हो रही थी। इतने दिन यहाँ रहकर वो इतना तो समझ गई थी कि ईशानी की चार भाई उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वहीं जैकी को भी इस वक्त गुस्से के साथ साथ जलन भी हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, भाई बनने का कंपटीशन अभी तक क्या कम था जो ये और जोकर आ गया। अब क्या मुझे अपने बॉस को इसके साथ भी सहना पड़ेगा। कबीर भी ईशानी से बीच बीच में बात कर रहा था। उसे ईशानी इस वक्त कोई माफिया क्वीन नहीं बल्कि उसे उसने सिर्फ एक बहुत प्यारी और मासूम छोटी बहन नजर आ रही थी, जिसे वो हर वक्त हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। ईशानी के सिर पर हाथ फेर उसे अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि एक छोटी बहन का प्यार कैसा होता है और उसे प्रोटेक्ट करने की फीलिंग कैसी होती है। इस वक्त उसके दिल में बस अपनी प्यारी बहन ईशानी को हर खुशी देने का मन कर रहा था और एक भाई होने के नाते उसे प्रोटेक्ट करने का मन कर रहा था। वहीं उन दोनों से ईशानी को इतनी कंफर्टेबली बैठकर बात करते देख समीर, दर्शित, रिहान और अयान को बहुत बुरा लग रहा था। उनकी बहन उनकी तरफ देखती भी नहीं और ये सब सिर्फ उनकी एक गलत फैसला और कर्मों की वजह से हो रहा था। तभी प्रवीण जी रविकांत जी को देखकर बोले, मेरी नातिन बिल्कुल हम पर गई है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अपने नाना जी, मामा जी और भाइयों पर गया है। उनकी बात सुनकर रविकांत जी का मुंह बन गया। वो उन्हें देखकर घमंड और नाराजगी से बोले, आपको कोई गलत फहमी हो रही है समधी जी। मेरी पोती बिल्कुल हम यानी कि आपने दादाजी पर गई है। आखिर पोती किसकी है? हमारी रविकांत मेहरा की, हमारी इकलौती पोती। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी का भी मुंह बन गया। वो उन्हें देखकर बोले, ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी नातिन आप पर गई है? उसमें हम जैसी रौब है और एक अथॉरिटेटिव ऑरा है। उसके पास अपने मामा जी और दोनों भाई जैसा बिजनेस स्किल है। उनकी बात सुनकर रविकांत जी की भी आंखें सिकुड़ गई। वो उनकी तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल करके बोले, आप शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। हम दोनों कभी बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे और तब मैंने जीरो से स्टार्ट करके अपनी बिजनेस को इतना बड़ा किया है। भले ही कुछ साल बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और बिजनेस कुछ वक्त के लिए लॉस में चला गया, पर मुझे गर्व है आपने पोती ईशानी पर जो उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस स्टैंड किया है। और मेरा पोता समीर भी तो फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपने खुद का बिजनेस चलाता है। कुछ साल में वो भी एशिया की टॉप बिजनेसमैन में से एक होगा। उनकी बातों में ईशानी और समीर के लिए गर्व साफ झलक रहा था। वहीं समीर ने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन जैसी नहीं हो सकती, मैं तो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। जब ईशानी ने ब्रांच शेयर लेने से मना कर दिया था तब समीर ने सोचा था कि अपनी कंपनी की 25% शेयर वो ईशानी की नाम कर देगा, पर ईशानी ही जी कॉर्पोरेशन की ओनर है ये जानने के बाद उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था ईशानी उसकी कंपनी की शेयर लेने से भी कहीं मना ना कर दे, पर उसने डिसाइड कर लिया था वो ज़्यादा शेयर ईशानी के नाम कर देगा। वहीं उन दोनों को इस तरह लड़ता देख सब ने अपना सिर ही पीट लिया। सच में ये दोनों तो बिल्कुल ईशानी की उन बाकी तीनों दादाजी की तरह ही लड़ रहे हैं। मामी जी और नानी जो इतनी देर से बैठकर प्रभा जी और आरती जी से बात कर रहे थे, वो नंदिनी को देखकर बोले, ये बच्ची ईशानी की दोस्त है ना? उन्हें नंदिनी काफ़ी अच्छी लग रही थी। रेणुका जी और नीलिमा जी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें चमक गई। नंदिनी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया तो रेणुका जी नंदिनी की हाथ पकड़ अपनी तरफ बैठा कर बोले, अरे बच्ची हमारे पास बैठो, वैसे काफ़ी प्यारी और खूबसूरत हो तुम। नंदिनी ने उनकी बात पर बस स्माइल कर दिया। वहीं आपने दादी माँ और मोम को इशारों में बात करते देख कबीर और अबीर दोनों समझ गए कि वो दोनों क्या करना चाहते हैं। अबीर ने अपने भाई को देखकर टेडी स्माइल किया, जैसे कहना चाहता हो, देखा अब तो दादी माँ और मोम यहाँ भी आपकी मैच मेकिंग का काम करने लगे गए। वहीं नंदिनी ने जैसे ही अपने डैड के नाम बोली तो सब हैरान हो गए। उन्हें लगा ने था कि ये लड़की प्रेसिडेंट विश्वंभर सहाय की नातिन होगी,
पर रेणुका जी और नीलिमा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो खुश हो गए कि उन्हें इतनी अच्छी फैमिली की लड़की शायद कबीर के लिए मिल जाए, और नंदिनी से बात करने लगे। उनकी बातों में ज़्यादातर कबीर का ही जिक्र था, और ये सब देखकर ईशानी ने अपना सिर हिला दिया। उसे अपनी नानी माँ और मामी जी बहुत मासूम और मजाकिया लग रही थी। बीच बीच में वो ईशानी से भी प्यार से बात कर रहे थे। वहीं प्रवीण जी तो अपनी नातिन से बात करते थक नहीं रहे थे। उन्हें ईशानी में हर वो क्वालिटी नज़र आ रही थी जो एक पावरफुल हाया में होना चाहिए। अब तक तो ईशानी भी उन सब से काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। वहीं प्रिया गुस्से में ये सब कुछ एक ही जगह बैठकर देख रही थी। सब ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। सबको बस ईशानी ईशानी करता देख उसे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष इस वक्त हॉस्पिटल की प्राइवेट एरिया में था। बाकी सब भी अब तक आ गए थे जयदेव जी से मिलने के लिए। रूम के बाहर वरुण और तेजस के साथ साथ तेजस की मोम, डैड रोहिणी साबरवाल और मनन साबरवाल भी खड़े थे। मोक्ष को देखकर वरुण खुश हो गया और बोला, क्या भाभी बाद में आएंगी? उसकी बात सुनकर मोक्ष बोला, हाँ वो बाद में आ जाएगी। मोक्ष ने तेजस की मोम, डैड को ग्रीट किया तो दोनों ने मोक्ष को गले से लगा लिया, क्योंकि दोनों ही मोक्ष को तेजस की तरह ही अपना बेटा मानकर प्यार करते थे। पांचों अंदर चले गए। मोक्ष को और बाकी सबको देखकर सब उनकी तरफ देखने लगे। इस वक्त रूम में सब मौजूद थे। रूम काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर सोफे भी लगे हुए थे ताकि रात को कोई भी आराम कर सके। मोक्ष को देखकर जयदेव जी खुश हो गए। वो मोक्ष को अपना पोता ही मानते थे। उन्होंने कभी वरुण और मोक्ष में कोई फर्क नहीं किया था। मोक्ष उनके पास जाकर बैठ गया। जयदेव जी मोक्ष को देखकर बोले, अब भी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। सब समझ गए कि जयदेव जी क्या कहना चाहते हैं। मोक्ष ने भी अपना सिर हिला दिया। वहीं रूम में कोई और भी था जो मोक्ष को एकटक देखे जा रहा था। क्या हुआ दी, आप उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? डोंट वरी, वो आपके ही है। आज नहीं तो कल आपकी शादी मोक्ष जी से हो ही जाएगी, तब उन्हें जी भर के देख लेना। ये आवाज़ सुनकर वो लड़की जो एकटक मोक्ष को देख रही थी वो होश में आई और साइड में अपनी छोटी बहन को देखकर शर्मा गई। वहीं उनके पास अधेड़ उम्र की एक कपल बैठे थे, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। वो औरत अपनी दोनों बेटी की बातों को सुन रही थी। उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठी और मोक्ष के पास जाते हुए अपने बातों में मिठास घोलते हुए बोली, कैसे हो मोक्ष बेटा? मोक्ष ने उनकी तरफ देख पर कोई रिएक्शन ना देते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। वहीं उस औरत को मोक्ष के पास जाते देख कल्पना जी और कनक जी जो वहीं साइड में खड़े थे उनका मुंह बन गया। ये औरत कोई और नहीं सुधीर जी की बुआ की बेटी थी। सुधीर जी की बुआ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गया था। उसके बाद जयदेव जी उन्हें अपने घर ले आए थे क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी। आइए जानते हैं उनकी बारे में। संगीता गोयनका, सुधीर जी की बुआ की बेटी। दिखने में तो अच्छी है पर इन्हें हर चीज़ में क्लास चाहिए और बहुत लालची है, जिस वजह से सुधीर जी और वरुण इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर जयदेव जी की बहन की आखिर निशानी की वजह से जयदेव जी को उनसे लगाव है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोलते। नीलेश गोयनका, संगीता जी के पति, ये भी अपनी बीबी की तरह बहुत चालक और लालची है। इनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है पर इनकी नज़र रॉय फैमिली की प्रॉपर्टी पर भी है। मायरा गोयनका, संगीता जी की बड़ी बेटी। बाहर से वो सबको मासूम और बेचारी दिखती है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत चालक है। उसकी सिर्फ एक ही सपना है कि कैसे वो मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी कर ले। इसलिए वो राजवंश फैमिली के सामने हम खुद को एक शर्मीली और संस्कारी लड़की की तरह प्रेजेंट करती है, पर अंदर से एक नंबर की घमंडी है। उसके हिसाब से सिर्फ मौके वो ही मोक्ष की स्टैंडर्ड की है, और मोक्ष के लिए भी सिर्फ वही बनी है। समीरा गोयनका, संगीता जी की छोटी बेटी। ये लड़की भी अपनी बहन की तरह बहुत घमंडी है। इसके हिसाब से मिडिल क्लास लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है। संगीता जी सबको इग्नोर करके फिर से बोली, अरे तुम तो मायरा और समीरा से मिले ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने मायरा और समीरा को अपने पास बुलाया। वो भी यही चाहती थी कि मोक्ष को मायरा पसंद आ जाए ताकि उनकी बेट राजवंश खानदान पर राज कर सके। अपनी मोम की इशारा मायरा समझ गई थी। वो शर्माने का नाटक करते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे आई
और बड़ी अदा से अपने बालों को कान के पीछे करके एक मासूम लड़की की तरह मोक्ष की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो मोक्ष। उसे पूरा यकीन था कि मोक्ष उसे जरूर अच्छे से नोटिस करेगा। आखिरकार वो इतनी खूबसूरत और एलिगेंट जो थी। पर उसे हैरानी तब हुई जब मोक्ष ने उसे हाथ नहीं मिलाया और अपना सिर हिला दिया और अपने फ़ोन देखने लगा। वहीं दक्ष और नव्या जो अभी अभी कैंटीन से आए थे, उन्हें हंसी आ रही थी मायरा पर। नव्या ने धीरे से दक्ष के कामने बोली, ये लो एक और आ गई अपनी इंसल्ट कराने। इसे क्या लगता है भाई, इन जैसी छिपकली डायन जैसी शकल वाली की चाल को नहीं समझेंगे। उसकी बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अंदर चला गया। कल्पना जी और कनक को भी मन ही मन हंसी आ रही थी मायरा जैसी बेवकूफ लड़की पर। वहीं मायरा का चेहरा मोक्ष की इग्नोरेंस से पिला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की को मोक्ष ने इग्नोर कर दिया। उसने अपने हाथ को शर्मिंदगी से नीचे कर लिया। उसे बहुत इंसल्टिंग महसूस हो रहा था। वहीं मोक्ष की इस बिहेवियर से संगीता जी भी अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। उनकी बेटी लाखों में एक थी, मोक्ष उसे कैसे इग्नोर कर सकता है। तभी जयदेव जी बात को घुमाते हुए हंसते हुए बोले, मोक्ष की बिहेवियर ऐसा ही, उसे किसी का टच करना पसंद नहीं है। उनकी बात सुनकर मायरा जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। तभी दक्ष बोला, जयदेव दादाजी ने सही कहा, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो क्या है ना, मोक्ष भाई को भ में सिवा किसी का उन्हें छूना पसंद नहीं है। चैप्टर 119, मेरी होने वाली वाइफ के सिवा किसी को छूना पसंद नहीं। दक्ष बोला, जयदेव दादाजी ने बिल्कुल सही कहा मिस मायरा, तुम्हें बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई ऐसे ही है, उन्हें भाभी के सिवा किसी का भी छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दक्ष की बात सुनकर मायरा का चेहरा काला पड़ गया। उसके ऊपर जैसे दक्ष ने बॉम्ब फोड़ दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मोक्ष ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और तो और दक्ष सबके सामने ये बोल रहा है। और तो और मोक्ष और बाकी सब भी दक्ष बात को मना नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि दक्ष सच बोल रहा है। वहीं संगीता जी की के ऊपर भी जैसे पहाड़ टूट गया था। उन्होंने तो सोचा था मायरा की शादी राजवंश खानदान में करा के वो राज करेंगी, पर यहाँ को मोक्ष उनकी बेटी को देख भी नहीं रहा और वो किसी और को भी पसंद करता है। नीलेश जी का भी यही हाल था। वहीं समीरा को अपने दी के लिए बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि उसकी दीदी मोक्ष राजवंश से कितना प्यार करती है। मायरा अपनी आंखों में आंसू लिए मासूमियत से मोक्ष को देख रही थी। इतने सालों का प्यार क्या उसे नहीं मिलने वाला? क्या सच में मोक्ष उसे जरा भी पसंद नहीं करता? उसे अभी भी उम्मीद थी कि एटलीस्ट मोक्ष उसे एक बार तो देखेगा, पर मोक्ष तो मोक्ष था। उसे क्या फर्क पड़ता है किसी के कुछ सोचने ना सोचने से? वो तो मेल चेक करने में लगा हुआ था। मायरा ने अपनी नजरें घुमा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर संगीता जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो स्माइल करते हुए दक्ष को देखते हुए बोली, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो बच्चे। मोक्ष की गर्लफ्रेंड होती तो अब तक तो सबको पता चल चुका होता, पर अभी तक तो इस बारे में हम सब ने कुछ नहीं सुना। मैं ठीक कह रही हूं ना मोक्ष बेटा? ये कहकर संगीता जी मोक्ष को देखने लगी। वहीं मायरा की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे अभी मोक्ष की देगा कि दक्ष झूठ बोल रहा था। वो भी अपनी आंखों में उम्मीद लिए मोक्ष की तरफ देखने लगी, जैसे मोक्ष की जवाब पर उसकी उम्मीद टिकी हो। वहीं कल्पना जी और कनक जी तो मायरा की आंखों में आंसू देख जो वो सबको दिखाने की कोशिश कर रही थी और उसका ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थे। उन्हें तो ये लड़की दीप्ति से भी बड़ी ड्रामेबाज लग रही थी। तभी मायरा की उम्मीद को तोड़ते हुए मोक्ष ने अपना सिर ऊपर उठाकर बोला, बिल्कुल नहीं, दक्ष सही बोल रहा है। मुझे मेरी होने वाली वाइफ के सिवा किसी का छूना पसंद नहीं है, और मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं किसी भी अनजान लड़की को टच करूं। इतना कहकर उसने फिर से अपना मेल चेक करना स्टार्ट कर दिया। वहीं मायरा की आंखों में और भी आंसू आ गए। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मोक्ष उसे किसी अनजान लड़की के साथ कंपेयर करता होगा। वो तो गैदरिंग में कितनी बार मोक्ष से मिल चुकी है, पर मोक्ष उसकी तरफ नहीं देखता था। पर उसकी नज़रें हमेशा मोक्ष के ऊपर ही होती थी। मोक्ष तो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता था, इसलिए उसे लगता था कि उनकी फैमिली के बीच इतने अच्छे बॉन्डिंग है तो वो आगे चलकर जरूर मोक्ष की बीवी बन जाएगी। पर आज उसे मोक्ष से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष उसे नोटिस भी नहीं करता हो।
वहीं संगीता जी को भी बहुत बुरा लगा। वो मोक्ष की तरफ देखकर बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मोक्ष बच्चे, तुम मायरा को बचपन से जानते हो फिर भी तुम उसे अनजान क्यों कह रहे हो। उनकी बात सुनकर मोक्ष कुछ बोलता उससे पहले कनक जी बोली, मेरे पोते ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी वो मायरा से कितनी बार मिला होगा, उसने तो मायरा से कभी हाय हेलो भी नहीं किया होगा, तो उसके लिए तो मायरा अभी अनजान ही है ना। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी ने अपना सिर हिला दिया। सच में उनकी बीबी सब कुछ मुंह पर बोले वाली है और उन्हें तो उनकी यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद था। वहीं बाकी सबको तो संगीता जी और मायरा पर हंसी आ रही थी। तेज ने वरुण के कान में बोला, ये दादी माँ तो बेइज्जती करने की मूड में है, और तेरी ये बुआ और उनकी बेटी खुद की इंसल्ट कराने के लिए ही मोक्ष के पास गए थे। क्या इन्हें पता नहीं कि मोक्ष लड़कियों को इनडायरेक्टली बेइज्जत करने में कितना माहिर है। तेजस की बात सुनकर वरुण ने सिर हिला दिया। उसे अपनी ये लालची बुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे एक बहन तो चाहिए थी। अगर मायरा और समीरा की नेचर और बिहेवियर अच्छी होती तो वो उन दोनों को बहुत प्यार देता, पर उन दोनों का नेचर और घमंडी बर्ताव के बारे में वरुण को अच्छे से पता था, इसलिए तो उसे कभी भी मायरा और समीरा से वो लगाव और जुड़ाव महसूस ही नहीं हुआ। वहीं दक्ष और नव्या तो अपने दादी माँ की बातों को सुनकर खुश हो रहे थे। वहीं उनकी बात सुनकर संगीता जी और मायरा का फेस पीला पड़ गया। संगीता जी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था, फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाकर बोली, आप गलत समझ रही है, मैं तो बस ये कह रही थी हम सब रिलेटिव हैं, हम गैदरिंग में कई बार मिले हैं तो मोक्ष और मायरा भी एक दूसरे को जानते ही होंगे। मुझे नहीं पता था कि मोक्ष मायरा को नहीं जानता है। दिल ही दिल में तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा सबके सामने नहीं दिखा सकती थी, खास करके कनक जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी से जानती थी कि कनक जी की बातों को राजवंश फैमिली में कोई भी नहीं टालता। वो उनके अच्छी बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मायरा मासूम बनते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, दादी माँ आप प्लीज़ मोम को गलत मत समझिए, उन्हें नहीं पता कि मैंने मोक्ष जी से कभी बात नहीं किया है। मायरा इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। वो जितना हो सके राजवंश फैमिली के सामने खुद को समझदार और मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी, ताकि अगर कनक जी या मोक्ष की मोम को वो पसंद आ गई तो उसका काम आसान हो जाएगा। वैसे भी कितने लोग अपने पहले प्यार से शादी करते हैं, अगर वो मोक्ष के फैमिली की एल्डर और बाकी सबका दिल जीतने में कामयाब हो गई तो उसे पास अभी भी एक चांस है मोक्ष की लाइफ में आने का। पर उसकी ये चालाकी कहाँ राजवंश फैमिली पर काम आने वाली थी। उन्हें अच्छे से पता था कि ये लड़की बाहर से जैसे दिखाने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। पर जयदेव जी को कहाँ ये सब पता था, उनके लिए तो मायरा उनकी नातिन थी, इसलिए उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हें मायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मायरा मोक्ष को पसंद करती है। पर जब उन्होंने सुना कि मोक्ष ऑलरेडी किसी से प्यार करता है तो वो खुश भी थे कि एटलीस्ट मोक्ष को कोई पसंद तो आए। वहीं समीरा अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि मोक्ष राजवंश उसकी बहन के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। उसके हिसाब से उसकी बहन को कोई भी लड़का मना ही नहीं कर सकता था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर शशांक के साथ ईशानी अंदर आए। वहीं मोक्ष ईशानी को यहाँ देखकर शॉक हो गया, क्योंकि ईशानी को तो उसने अभी तक बताया ही नहीं था कि जयदेव जी को होश आ गया है, तो उसकी बेबी डॉल को किसने बताया। वहीं ईशानी को डीन राजवर्धन जी ने कॉल करके बता दिया था कि जयदेव जी को होश आ गया है, इसलिए रायचंद फैमिली के जाते ही ईशानी हॉस्पिटल के लिए आ गई थी। उसे उनका चेकअप भी करना था, उनकी कंडीशन देखने के लिए। वहीं बाकी सब ईशानी को देखकर खुश हो गए। वहीं मायरा और समीरा को ईशानी को देखकर जलन होने लगी थी, क्योंकि ईशानी की खूबसूरती नेचुरली ही उन दोनों से बहुत ज़्यादा थी। समीरा के लिए उसकी मायरा दी ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे अपनी दी से भी सुंदर लड़की को अपने सामने देखकर बहुत जलन हो रही थी। मोक्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और ईशानी के पास जाने लगा। उसे ईशानी के पास जाते देख मायरा और उसकी फैमिली को कुछ समझ नहीं आया। तभी मोक्ष ने जल्दी जाकर ईशानी को हग कर लिया। ये देखकर तो जैसे मायरा का मुंह हैरानी से खुला रह गया था, उसकी चेहरा और भी काला पड़ गया था। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। मोक्ष की बाहों में रहना का हक सिर्फ उसकी होना चाहिए था। वहीं समीरा और उसकी मॉम डैड भी ये सब हैरानी से देख रहे थे।
वहीं राजवंश फैमिली और मोक्ष के दोस्तों को और फैमिली को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मोक्ष को तो ईशानी को हक करते हुए सबके सामने वो कई बार देख चुके थे। कनक जी और कल्पना जी तो बहुत खुश थी, आपने पोते को सबके सामने ईशानी पर ऐसे प्यार लुटाते देख। वहीं जयदेव जी हैरान तो थे, पर बाकी सबको देखकर वो समझ गए कि जरूर ये वही लड़की है जिससे मोक्ष प्यार करता है। मोक्ष ईशानी से थोड़ा अलग होकर बोला, मैंने तो तुम्हें कॉल नहीं किया तो फिर तुम्हें पता कैसे चला? आपने हब्बी की सवाल पर और आपने लिए इतनी चिंता देखकर ईशानी थोड़ी स्माइल करके बोली, मुझे डीन राजवर्धन जी ने कॉल किया था। उसकी बात सुनकर मोक्ष को राजवर्धन जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था आज दिन भरी उसकी बेबी डॉल कितनी बिजी थी, उसे रेस्ट करनी चाहिए था, फिर भी वो रात में यहाँ आ गई। तभी जयदेव जी बोले, अरे मोक्ष, क्या तुम मुझे नहीं मिलवाओगे अपनी पोता बहू से? उनकी बात सुनकर मोक्ष ईशानी को लेकर जयदेव जी की तरफ बढ़ गया। तभी तेजस आगे आकर बोला, अरे दादाजी, भाभी पहले भी यहाँ आ चुकी है और आपका सर्जरी भी तो भाभी जी ने ही किया है। उसकी बात सुनकर जयदेव जी के साथ साथ मायरा और उसकी पूरी फैमिली भी हैरान हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की सर्जरी भी कर सकती है। उन्हें तो ईशानी एक टीनेजर लड़की लग रही थी। मायरा और समीरा को तो ये सब झूठ लग रहा था, और ईशानी समीरा की एज की लग रही थी, कॉलेज स्टूडेंट की तरह। तभी तेजस आगे बोला, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भावी दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर ईशा है। उसकी ये बात सुनकर तो फिर से सब हैरान हो गए। मोक्ष ईशानी के साथ जयदेव जी के पास चला गया, वहीं जयदेव जी तो हैरानी से ईशानी को देख रहे थे। चैप्टर 120, ईशानी को देख मायरा की जलन, कबीर की गर्लफ्रेंड। जयदेव जी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि इतनी कम उम्र की लड़की दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। डॉक्टर ईशा को भला कौन नहीं जानता, मेडिकल वर्ल्ड में तो उनसे मुकाबला करने वाला कोई था ही नहीं। ऐसा कहा जा सकता है मेडिकल फील्ड में लोग डॉक्टर ईशा को भगवान मात है, जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता वो उन्हें ठीक कर सकती है। सुधीर जी और विनीता जी ने उन्हें बता दिया था कि उनकी सर्जरी डॉक्टर ईशा ने किया है। वो तो डॉक्टर ईशा से मिलना भी चाहते थे, पर उन्हें पता था कि डॉक्टर ईशा बहुत बिजी होंगी, पर उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर ईशा इतनी कम उम्र की होंगी, और ऊपर से वो भी उनके पोते मोक्ष की गर्लफ्रेंड होगी। वहीं मायरा को तो इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। उसकी आंखों में मोक्ष के साथ ईशानी को देख आंसू आ गए थे, जैसे मोक्ष ने उसे धोखा दे दिया हो। वहीं संगीता जी भी ईशानी को घूर रही थी। उन्हें लग रहा था कि जरूर इस लड़की ने मोक्ष को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया होगा। ईशानी की कपड़े उन्हें नॉर्मल लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की मिडिल क्लास फैमिली से है? फिर उन्होंने अपना सिर झटक दिया, भला दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर ईशा मिडिल क्लास फैमिली से कैसे हो सकती है? समीरा को तो लग रहा था जैसे उसकी मासूम सी दी के साथ ये गलत हो रहा है, जिस वजह से उसे ईशानी पर गुस्सा आ रहा था। ईशानी को भी महसूस हो रहा था कि कोई उसे अपनी जलती नज़रों से देख रहा है, पर ईशानी को क्या ही फर्क पड़ता, इससे वो जल्दी से जयदेव जी की चेकअप करने लगी। तभी जयदेव जी खुश होकर बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वो लीजेंडरी डॉक्टर ईशा हो, और तुमने ही मुझे बचाया है। सच में मैं किस्मत वाला हूँ जो मेरी पोता बहू ने मुझे खुद बचाया है। सच में मेरा पोता मोक्ष बहुत लकी है जो उसे तुम जैसी प्यारी और टैलेंटेड लड़की मिली है। उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई, और वो मोक्ष की तरह देख बोली, मैं भी बहुत लकी हूँ। सच में ईशानी खुद को लक्की मानती थी कि उसे उसका प्यार मोक्ष मिल गया। वहीं सब ईशानी की आंखों में मोक्ष के लिए प्यार साफ साफ देख पा रहे थे, जो वो सबके सामने उसे डिफेंड कर रही थी। वहीं मोक्ष अपनी आंखों में प्यार लिए ईशानी की तरफ देख रहा था। वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज सबके सामने उसकी बीबी ने उस पर प्यार जताया था तो खुश तो होना ही था उसे। वहीं सब उन दोनों को खुश से देख रहे थे। कनक जी और कल्पना जी तो खुशी से उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहे थे कि उनके दोनों बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। सबसे ज्यादा खुश तो नव्या और दक्ष ही लग रहे थे अपने भाई भाभी को इतने प्यार में देकर। पर उन्हें पता नहीं था कि कोई उनकी रिश्ते पर नज़र लगाकर बैठी है। टीयर्स ऑफ जॉय। ये कोई और नहीं मायरा थी, जो खा जाने वाली नज़रों से ईशानी को घूर रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मोक्ष को कोई और देखे। उसने मन ही मन सोचा,
कुछ भी करके मुझे इस लड़की डॉक्टर ईशा को मोक्ष की जिंदगी से निकालना ही होगा। मोक्ष सिर्फ मेरा है, मैं मोक्ष को किसी और का होने नहीं दे सकती। वहीं तेजस, जिसकी नज़र मायरा पर पड़ गई थी, जो इस वक्त ईशानी को ही देख रही थी, उसने मन ही मन सोचा, लगता है ये लड़की मारना चाहती है जो ये भाभी को ऐसे देख रही है। वो वरुण के पास जाकर धीरे से बोला, देख तेरी वो बहन कैसे मोक्ष और ईशानी को देख रही है। लगता है वो भी खुद का हाल उस चुड़ैल दीप्ति की तरह करना चाहती है। तू उसे पहले से समझा दे, अगर उसकी दिल में डेविल मोक्ष के लिए कुछ भी है तो वो उसे निकाल दे, वरना मोक्ष उसे छोड़ेगा नहीं। और भाभी भी कोई आम लड़की नहीं जिसे ये पागल लड़की ऐसे देख रही है। माफिया क्वीन है, वो एक पल में बर्बाद करके रख देगी, इसलिए पहले ही समझा दे। उसकी बात सुनकर वरुण ने भी सिर हिला दिया, क्योंकि उसने भी मायरा की आंखों में मोक्ष के लिए कुछ देखा था। वो भी बहुत वक्त पहले से, जब भी वो किसी पार्टी में मिलते थे, मोक्ष उसे भले ही एक बार भी ना देखे, पर उसने मायरा को नोटिस किया था कि कैसे उसकी नज़र बार बार मोक्ष पर ही होती थी। पर कुछ वक्त से मायरा बाहर थी आपने स्टडीज के लिए, इसलिए उसे वॉर्न करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर उसने आज भी मायरा के आंखों में मोक्ष के लिए वह सब कुछ देखा था, जो शायद आगे चलकर उसके लिए ही खतरनाक हो। भले ही वो मायरा को अपनी बहन न मानता हो, पर उसके दादाजी जयदेव जी अपनी भांजी संगीता जी और उनकी दोनों बेटी से प्यार करते थे। वो नहीं चाहता था कि मोक्ष के लिए मायरा कोई गलत कदम उठाए। वहीं दादाजी की आवाज़ से मोक्ष और ईशानी ने एक दूसरे से नजरें हटा ली। जयदेव जी ईशानी की तरफ देखकर मासूम चेहरा बनाकर बोले, मैं कब तक डिस्चार्ज हो सकता हूँ? मुझे इस हॉस्पिटल बेड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी बात सुनकर ईशानी कुछ कहती इससे पहले ही नरेंद्र जी बोले, तुझे आ ही तो होश आया है और तू अभी से डिस्चार्ज के बारे में पूछने लगा है। उनकी बात सुनकर जयदेव जी गुस्से से बोले, तो क्या तू चाहता है मैं इस हॉस्पिटल बेड पर हमेशा पड़ा रहूं? उन्हें गुस्से में देखकर ईशानी उन्हें शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाए, आपका सर्जरी अभी अभी हुई है, आज ही तो आपका होश आया है। दादाजी सही कह रहे हैं, आपको कुछ दिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में रहना होगा और ठीक टाइम पर सारी मेडिसिन लेना होगा। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तक आपको गुस्सा भी नहीं करना है। उसकी बात सुनकर जयदेव जी चुप हो गए। उन्होंने बच्चों की तरह अपना मुंह फूला लिया। उन्हें इस तरह बच्चों के जैसा बिहेव करते देख ईशानी को हंसी आ रही थी। वहीं ईशानी की बात सुनकर नरेंद्र जी ने जयदेव जी को एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास किया, जैसे कहना चाहते हो, देखा मेरी पोता बहू भी मेरी साइड है। उनकी स्माइल देखकर जयदेव जी और भी ज्यादा चीढ़ गए और अपना मुंह और भी ज्यादा फुलाते हुए बोले, तुम उस नरेंद्र के बच्चे नहीं बूढ़े की साइड ले रही हो, इसलिए तुम उसके तरह हो बोल रही हो। मैं भी तुम्हारा दादाजी हूँ, तुम्हें हम दोनों के लिए सेम रूल बनानी चाहिए, तुम्हें हम दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी ने अपनी भौहें चढ़ा ली और गुस्से से बोले, मैं नहीं, तुम बूढ़े हो, मैं तो अभी भी बिल्कुल जवान हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। और मेरी पोता बहू, हम दोनों को इक्वली ट्रीट क्यों करे? तुम उसकी पेशेंट हो, मैं नहीं, जो वो मुझे भी तेरे जैसा ही ट्रीट करे। उन दोनों को बच्चे जैसा झगड़ते देख सब हंस रहे थे। सालों बाद उन्हें फिर नरेंद्र जी और जयदेव जी के बीच इसी बच्चों वाली लड़ाई देखने को मिली थी, इसलिए वो सब तो इसे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी ईशानी बोली, ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन और मेडिकेशन दूंगी, जिसे फॉलो करके आप थोड़ा जल्दी रिकवर कर सकते हैं और जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं दादाजी। उसकी बात सुनकर जयदेव जी बहुत खुश हो गए और नरेंद्र जी की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल करके बोले, देखा आखिर मेरी होने वाली पोता बहू मेरी कितनी फिक्र करती है और मेरे बारे में कितना सोचती है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी चिढ़ गए। वो कुछ कहने वाले थे, तभी वरुण बोला, बस दादाजी अब दोनों अब चुप हो जाए। फिर जयदेव जी को देखकर बोला, भाभी ने आपको ज्यादा बात करने से मना किया था, अब आप अगर घर जाना चाहते हैं तो आपको उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। वहीं मायरा, समीरा और उसके मोम डैड तो इस वक्त गुस्से और जलन में ये सब कुछ देख रहे थे। ईशानी को सबकी अटेंशन मिलता देख मायरा दिल ही दिल में बहुत गुस्सा हो रही थी, पर वो ये बात किसी को दिखा नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। इस बात से अनजान की तेजस और वेद के साथ साथ कनक जी और कल्पना जी ने भी ये नोटिस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रायचंद विला मेहरा मैंशन से आने के बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। आबिर बोला,
सच में मेरी बहन कितनी प्यारी और टैलेंटेड है। और मुझे तो वो प्रिया बिल्कुल भी अब नहीं लगी, एक नंबर की चालक लोमड़ी लग रही थी वो। मैंने नोटिस भी किया था कि कैसे वो गुस्से से मेरी मासूम बहन ईशानी को देख रही थी, और जब हम सब ने ईशानी को गिफ्ट दे रहे थे तब भी वो गुस्से और जलन से ईशानी को देख रही थी। उसकी बात सुनकर नीलिमा जी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये बात तो कबीर ने भी नोटिस किया था कि कैसे प्रिया ईशानी को देख रही थी, और इतने सालों से बिजनेस अंडरवर्ल्ड में रहने के बाद उसे लोगों की नीयत को पहचानना अच्छी तरह से आता था। इसलिए वो बता सकता था कि प्रिया की इंटेंशन ईशानी को लेकर बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसे और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्रिया के साथ रहकर ईशानी जब इस घर में थी तब उसकी लाइफ अच्छी नहीं रही होगी। तभी रेणुका जी बोली, और ईशानी की वो दोस्त नंदिनी, वो बच्ची भी कितनी प्यारी थी और अच्छी घर की भी, मुझे तो वो बहुत पसंद आया अपने कबीर के लिए। उसकी बात सुनकर अबीर को खांसी आ गई। वो हैरानी से अपनी माँ और दादी माँ को देखकर बोला, तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो सही है, आप लोग इसलिए उनसे इतनी बात कर रहे थे। वहीं कबीर को तो उनकी बातों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अभी भी इमोशनलेस बैठा हुआ था। अबीर की बात सुनकर रेणुका जी बोली, और नहीं तो क्या, ये नालायक तो आज तक इसे कोई पसंद नहीं आई। पता नहीं कब तब तुम दोनों गद्दे सिंगल रहोगे। अरे जब तुम्हारे दादाजी तुम्हारी एज में थे तब तक हम दोनों प्यार करके शादी कर चुके थे, और तुम दोनों पता नहीं किस पर गए हो जो अभी तक सिंगल हो। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ही तुम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ लूं। उनकी बात सुनकर अबीर बोला, आप चाहे मेरे लिए ढूंढ दीजिए दादी माँ, वैसे भी अब तो मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए ना। कबीर भाई के दिल तो ऑलरेडी कोई है, जब वो मिल जाएगी तब बना लिया उसे मेरी भाभी। उसकी बात सुनकर सब हैरानी और शौक से कबीर को देखने लगे। वहीं कबीर इस वक्त आपने खा जाने वाली गुस्से भरी नजरों से अबीर को ही घूर रहा था। उसका मन कर रहा था आपने इस बड़बोले भाई को अभी बाहर फेंक दे। वहीं अबीर ने तो अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। अब उसे रियलाइज हुआ था कि फ्लो में उसने क्या क्या बोल दिया। अब तो उसका भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उसने अपनी नजरें घुमाकर अपने कबीर की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो यहाँ से उठकर जाने में भी देर हो गई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी डैड माँ और माँ पूरी बात जानने से पहले उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसने डर से अपना थूक गटक लिया, और मन ही मन सोचने लगा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। अब तो ये सब मिलकर उस पर सवालों की बारिश कर देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही वो वहाँ से उठने वाला था, उससे पहले ही दादी माँ ने उसकी हाथ को पकड़ लिया, और कल्पना जी आकर उसकी साइड में बैठ गई। दोनों ही उसे बहुत एक्साइटेड और क्यूरियस भरी नज़रों से देख रहे थे। दादी माँ कबीर की तरफ देखकर बोली, कौन है वो, बताओ मुझे, और कहाँ से है वो, क्या नाम है उस लड़की का। अपनी दादी माँ की सवाल सुनकर कबीर का सिर दुखने लगा था। उसे इस वक्त अबीर को मारने का मन कर रहा था। आखिरकार ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। वहीं नीलिमा जी ने भी अबीर को देखकर एक्साइटेड होकर पूछा, कौन है जिसे कबीर पसंद करता है और मुझे इस बारे कुछ क्यों नहीं पता। सॉरी रीडर्स, आप जानते हैं मेरी तबीयत खराब है। आज मैं फिर से ट्रेस के लिए गई थी, इसलिए चपटे नहीं दे पाऊंगी ज़्यादा।